बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में CS614 के करंट पेपर के साथ। इस वीडियो में मैं आपको पहले सब्जेक्टिव पार्ट इसलिए कवर करवाऊँगा क्योंकि MCQs के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा MCQs का पूल कवर किया था। आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, आपके कॉन्सेप्ट्स इस सब्जेक्ट के इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे। लेकिन फिर मैंने करंट पेपर के MCQs इकट्ठे किए, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, अभी रिपीट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। उस वीडियो की लेंथी होने की वजह से उसमें ये MCQs ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, लेकिन मैंने सोचा कि जो चीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादा रिपीट हो रही है उसके ऊपर स्टूडेंट फोकस करें, तो मैं ये MCQs बाद में कवर करूँगा, लेकिन पहले मैं सब्जेक्टिव पार्ट को कवर करूँगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है, अबाउट 7 to 8 क्वेश्चंस। दैन डिफरेंट फाइल्स में सब्जेक्टिव पार्ट है, आप इसको इंशाल्लाह कवर करें, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर मैं एक बात आपसे इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूँगा कि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं ये क्लेम नहीं करता कि आपका 100% पेपर उसमें से आएगा। मैं सिर्फ वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग जो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, आपकी उसमें हेल्प हो, ऑगमेंट हो आपकी स्टडी। लेकिन ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स के 100% पेपर भी इसमें से आ जाते हैं, तो ये आपकी लक पर डिपेंड करता है, बिकॉज ये कंप्लीट लेक्चर्स तो नहीं होते ना, ये कुछ लेक्चर्स के बीच में से क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए आप ये नहीं समझा करें कि सिर्फ वीडियोस देखने से या सिर्फ फाइल्स प्रिपेयर करने से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका A+ ग्रेड आना है। अगर वही पेपर आपका एज इट इज़ आ जाता है तो ये आपकी किस्मत होती है, अदरवाइज दिस इज़ नॉट प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग। तो क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले है, देयर आर डिफरेंट मेट्रिक्स यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ डाटा माइनिंग टेक्निक्स। हमारे पास जो डाटा माइनिंग टेक्निक्स होती हैं, इनके कंपैरिजन के लिए डिफरेंट मेट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एक्यूरेसी है, स्पीड है, रोबस्टनेस, स्केलेबिलिटी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी, ठीक है। तो इनके कॉन्सेप्ट्स में मैं कवर करूंगा आपके साथ। एक्यूरेसी जो होता है, इसका मतलब है कि करेक्शन होनी चाहिए हमारे डाटा में। स्पीड का मतलब है कि अच्छी स्पीड में वो होना चाहिए। रोबस्टनेस का मतलब है कि हमारे पास जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनके अंदर वो अच्छे से परफॉर्म करे। स्केलेबिलिटी का मतलब यह है कि जब हमने उसको इंक्रीज़ करना है, ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करना है, ज़्यादा बड़े डाटा के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो बिल्कुल ठीक चलती रहे। इंटरप्रेटेबिलिटी का मतलब यह है कि उसके अंदर से जो हम इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम सही तरह से इंटरप्रेट कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं, आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट किस मैट्रिक्स से मैच करती हैं। तो सब मैट्रिक्स के मतलब बताने का मकसद ये था कि आपके पास इन स्टेटमेंट के अलावा कोई और स्टेटमेंट आए तो तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक टू वर्क करेक्टली इवन इन कंडीशंस ऑफ नॉइजी और डर्टी डाटा। हमारे पास कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, यानी हमारे पास नॉइजी डाटा है, डर्टी डाटा है, तो ये बेसिकली रोबस्टनेस होती है। फिर है मेजर ऑफ करेक्टनेस ऑफ योर मॉडल। करेक्टनेस के लिहाज से हमारे पास एक्यूरेसी होती है, तो रोबस्टनेस एंड एक्यूरेसी आर द राइट आंसर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, स्पेसिफाई एटलीस्ट 3 डायमेंशंस कॉमन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डाटा वेयर हाउस। बेसिकली हमारे पास वेब डाटा वेयर हाउस में ये डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास हैं फेमिलियर डाटा वेयर हाउस डायमेंशंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेपर है उसमें कॉमन का वर्ड लिखा हुआ है, तो कॉमन इज सिमिलर टू फेमिलियर, तो इस वजह से हमने वो वाली डायमेंशंस लिखनी है जो फेमिलियर हैं। तो फेमिलियर डायमेंशंस में हमारे पास है डेट, टाइम ऑफ डे, पार्ट वेंडर, ट्रांजैक्शन और स्टेटस। ये हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस, स्टेटस और डिफरेंट डायमेंशंस हैं, ये आपने याद रखनी है कि हमारे पास कोई भी वेबसाइट होती है, कोई भी वेब वेयर हाउस होता है, जब उसके अंदर डाटा आता है तो हमारे पास डेट होती है, टाइम ऑफ द डे, अभी क्या टाइम चल रहा है, पार्ट वेंडर होता है कि इस पार्ट का वेंडर कौन है, ट्रांजैक्शन होती है कि क्या ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं, और स्टेटस होता है कि सक्सेसफुल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद जो वेब डाटा वेयर हाउस से रिलेटेड स्पेसिफिक डायमेंशंस हैं, ये चारों आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अंदर हैं पेज, इवेंट्स, सेशन एंड रेफरल। सो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि एटलीस्ट 3 डायमेंशंस कॉमन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डाटा वेयर हाउस। तो मेरे ख्याल से अगर कॉमन और फेमिलियर का मैच किया जाए तो ये बनती हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली वेब डाटा वेयर हाउस के लिहाज से देखें तो हमारे पास ये डायमेंशंस बनती हैं। तो अब आप देख लें कि पेपर में आप कौन सी लिखेंगे। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये वाली डायमेंशंस लिखता, क्योंकि ये स्पेसिफिकली फॉर द वेब डाटा वेयर हाउस मैंशन है, जिसके अंदर हमारे पास है पेज, इवेंट, सेशन एंड रेफरल। यानी हमारे पास कौन सा पेज है, इवेंट क्या हो रहा है वहाँ पर, सेशन कौन सा है और रेफरल क्या है।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि स्पेसिफाई, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। उसके बाद है राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी टू इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज फॉर डाटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट। तो हमारे पास जो डाटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट होता है उसके लिए हमने 2 इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज लिखनी है। तो एक होती है हमारे पास टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन और एक होती है हमारे पास बॉटम अप इम्प्लीमेंटेशन। टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास वो इम्प्लीमेंटेशन होती है जहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस गोल्स और इस तरह की चीज़ें, टेक्नोलॉजी सब डिफाइन होती हैं और हम एक टॉप से बॉटम की तरफ एक सीक्वेंस में चलते हैं, एक प्रॉपर अप्रोच फॉलो करते हैं। जबकि हमारे पास जो बॉटम अप इम्प्लीमेंटेशन होती है, यहाँ पर हमारे पास ना टेक्नोलॉजीज क्लियर होती हैं, ना हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती हैं, इसलिए हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। हम सॉफ्टवेयर को बॉटम से स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट्स पता चलती रहती हैं, टेक्नोलॉजी पता चलती रहती है, हम वो चीज़ें इंप्लीमेंट करते रहते हैं। तो देयर आर 2 इम्प्लीमेंटेशंस फॉर एनी डाटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इनकरेक्ट रिकॉर्ड शुड बी रिकॉर्डेड बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। यानी जो भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है उससे पहले हमने इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करना है, करेक्ट करना है। वी कैन अपडेट द रिकॉर्ड थ्रू एसक्यूएल क्यूरीज और थ्रू मैनुअल चेकिंग। तो हमारे पास जो भी रिकॉर्ड होता है हम उसको 2 तरीकों से अपडेट कर सकते हैं, या तो हम मैनुअली चेक कर लें या फिर हम एसक्यूएल क्यूरीज का इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस हैं, हमने बताना है कि कौन से केस में हम मैनुअल करेंगे और कौन से में हम एसक्यूएल की का यूज़ करेंगे। तो पहले केस में हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज 5। टोटल हमारे पास 5 रिकॉर्ड हैं, इसलिए हम इनको मैनुअली करेक्ट कर लेंगे। जबकि दूसरे केस में हमारे पास 5000 टोटल रिकॉर्ड्स हैं, तो इसमें हम एसक्यूएल क्यूरीज का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों सिचुएशन में आपने बताना है कि किस में मैनुअल होगा और किस में एसक्यूएल होगा। जहाँ हमारे पास कम है वहाँ पर हम मैनुअली कर लेंगे, जहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड ज़्यादा है वहाँ पर हम एसक्यूएल का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि dense and sparse indexes identified the correct index for each of the following। अच्छा, अब हमारे पास जो डेंस इंडेक्स होते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितनी भी एंट्रीज होती हैं हर किसी का इंडेक्स बनाते हैं, इसलिए इसको डेंस कहते हैं। डेंस होता है ना, भरा हुआ। और जो स्पार्स इंडेक्स होते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा जो डाटा होता है उसको डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और हर ब्लॉक के जो स्टार्ट वाली एंट्री होती है उसका इंडेक्स बना के हम इंडेक्स टेबल में स्टोर करते हैं। यानी स्पार्स का मतलब है कि कम कम इंडेक्स हम बनाते हैं, थोड़ी कंजूसी रखते हैं। तो अगर हमारे पास जो डेंस इंडेक्स है ये अगर मेमोरी में आ जाए तो इसके अंदर तमाम एंट्रीज के इंडेक्स होंगे। तो अगर हमने किसी भी चीज़ को असेस करना है तो वो वन टाइम में, यानी फ़ौरन हम इंडेक्स देखेंगे, हमें डाटा का एंट्री मिल जाएगी और हम उसको असेस कर लेंगे। जबकि जो स्पार्स इंडेक्स है इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, हमें इसके अंदर थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। ब्लॉक का स्टार्ट वाला हिस्सा तो हमें मिल जाएगा लेकिन फर्दर ब्लॉक में वो एंट्री कहाँ पड़ी है ये हमें देखना पड़ेगा और इस वजह से इसकी जो स्पेस है वो भी कम एक्वायर होगी, स्पेस इसमें कम लगेगी क्योंकि कम इंडेक्स इसके अंदर स्टोर होंगे। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि fits in the memory cost only one disk input output access to locate or record given in a key। तो हमारे पास जब इसको हम मेमोरी में रखते हैं तो डेंस इंडेक्स जब होता है तो हर एंट्री की, हर रिकॉर्ड की एंट्री की एक इंडेक्स बना होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ वन इनपुट आउटपुट असेस हमारे पास लगती है, तो दिस इज डेंस इंडेक्स। और दूसरे में हमारे पास लेस स्पेस है लेकिन ब्लॉक को सर्च करना पड़ता है उस एंट्री के लिए, इवन फॉर अनसक्सेसफुल सर्चेस। तो यहाँ पर हमारे पास आता है स्पार्स इंडेक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन द फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ BSN मेथड। BSN मेथड जो होता है ना, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कीज़ क्रिएट की जाती हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा है, ठीक है, मेरे पास ढेर सारे एड्रेसेस हैं, ठीक है, हाउस नंबर 2, H नंबर 2, हाउस नंबर 2, स्ट्रीट नंबर दिस। मैं पहले कीज़ बनाऊंगा कि मैंने की बनानी कि हाउस का H उठा लूंगा, N का नंबर, इस तरह डिफरेंट जगह से कीज़ उठा के फिर उस डाटा को मैं सॉर्ट कर दूंगा। सॉर्ट करने से क्या होगा कि मेरे पास जो एक तरह के एड्रेसेस हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। एक जगह पर इकट्ठे हो जाने के बाद मैं मर्ज कर दूंगा, यानी जो एक तरह के एड्रेसेस हैं उनको डिलीट कर दूंगा। दिस इज़ बेसिकली द BSN मेथड या BSN मॉडल। तो इसके जो फर्स्ट 2 स्टेप होते हैं, स्टेप 1 में हम कीज़ क्रिएट करते हैं और स्टेप 2 में हम डाटा को सॉर्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट 2 स्टेप्स यहाँ पर पूछे गए हैं। ओवरऑल कंसेप्ट मैंने आपको इसका बता दिया है, आपने इसके फर्स्ट 2 स्टेप्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लेने हैं। अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने बुक की वर्डिंग लिखनी है। नेक्स्ट है लिस्ट डाउन द फर्स्ट 2 स्टेप्स। ये सेम रिपीट हो रहा है तो ये इसका आंसर ठीक नहीं है। इसका जो आंसर है उसमें पहले स्टेप में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास पहले स्टेप में क्रिएट कीज़ और दूसरे स्टेप में हमारे पास सॉर्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन ओनली द नेम ऑफ 4 टेक्निक्स यूज फॉर डाटा क्वालिटी वैलिडेशन। डाटा क्वालिटी वैलिडेशन के अंदर हमारे पास जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं कि हमने डाटा की क्वालिटी को वैलिडेट करना है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। तो हमारे पास एक होता है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी से मुराद ये कि जो भी हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है ना उसका कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए। यानी कोई हमारे पास ट्रांजैक्शन पड़ी हुई है तो उस ट्रांजैक्शन की आईडी कोई ना कोई अवेलेबल हो कि ये ट्रांजैक्शन फलां स्टोर में परफॉर्म हुई है। ऐसे ना हो कि फजूल में एक 5000 अकाउंट से कटे हुए हैं लेकिन ये नहीं पता कि ये कट के कहाँ गए। उसके बाद एट्रीब्यूट डोमेन
यानी जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो डोमेन के लिहाज से हों, ठीक है, डोमेन के अलावा एट्रीब्यूट्स ना हों। फिर है यूजिंग डाटा क्वालिटी रूल्स, डाटा क्वालिटी रूल्स का इस्तेमाल करें कि जो डाटा क्वालिटी के लिहाज से डाटा है, जो रूल्स को फॉलो कर रहा है, सिर्फ उसको हम अपने डाटा वेयर हाउस में रखें। फिर होता है डाटा हिस्टोग्रामिंग, यानी हम हिस्टोग्राम्स बनाएं डाटा का। हिस्टोग्राम बनाने से क्या होगा कि हमारे पास आउटलायर्स, जो हमारे पास सही डाटा नहीं है, वो हमें नज़र आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा। तो दीज आर बेसिकली टेक्निक्स यूज फॉर डाटा क्वालिटी वैलिडेशन। तो आपने ये याद रखनी है हमारे पास जो वैलिडेशन टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक टेबल गिवन है, ठीक है। इस टेबल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस टेबल में डिफरेंट डाटा वैल्यूज़ हैं, हमारे पास नेम है डिफरेंट लोगों के, टाइम अवेलेबल है, आइटम अवेलेबल है और जेंडर अवेलेबल है, ठीक है। तो अब इस टेबल में हमारे पास ये ट्रेनिंग डाटा है। हमने एक मॉडल प्रिडिक्ट किया, ये हमारे पास टेस्ट डाटा, सॉरी, हमने एक मॉडल प्रिडिक्ट किया ट्रेनिंग डाटा की मदद से, ठीक है। और हमारे पास एक मॉडल बन के आ गया। मॉडल क्या कहता है कि अगर टाइम डिवाइडेड बाय आइटम इज़ ग्रेटर देन 6, यानी एक बंदा ज़्यादा टाइम लगा रहा है और आइटम कम खरीद रहा है, ठीक है, टाइम ज़्यादा है, आइटम कम खरीद रहा है, तो वो फीमेल है। फीमेल क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर अच्छी से छानबीन करके तसल्ली करके कोई चीज़ खरीदते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा टाइम कम लगा रहा है और ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा है, यानी उसकी बीवी ने उसको लिस्ट बना के भेज दिया और वो मार्केट में जाता है और जल्दी से सारी चीज़ें खरीद के बस घर पहुंच जाता है, तो ये हमारे पास मेल है। हमने एक ये फार्मूला बना दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एक तो परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ द गिवन मॉडल निकालने के इस मॉडल की एक्यूरेसी कितनी अच्छी आई है, और दूसरा ये कि पर्सन नेम्ड अली, टाइम इज इक्वल टू 14 एंड आइटम इज इक्वल टू 2, हमने कैलकुलेट करना है जेंडर अकॉर्डिंग टू द गिवन मॉडल, ठीक है। इस मॉडल के लिहाज से हमने जेंडर कैलकुलेट करना है अली का। तो अली के नाम से तो ये जाहिर होता है कि ये कोई मेल है, लेकिन हम डायरेक्टली मेल नहीं लिखेंगे, हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो टाइम है 14, इसको हम लिखते हैं ऊपर और नीचे इसके लिख देते हैं हम जो हमारे पास आइटम उसने बाय किए हैं, जो कि 2 के इक्वल हैं। तो इसका टाइम हमारे पास आइटम से डिवाइड करके जो रिजल्ट आया है दैट इज 7। तो हम चेक करते हैं क्या 7 6 से ग्रेटर है। जी बिल्कुल, 7 तो 6 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब अली एक फीमेल है। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे कि फीमेल, ठीक है। तो नाम से तो जाहिर हो रहा है मेल, लेकिन हमारा जो मॉडल है उसने क्या प्रिडिक्ट किया है, उसने फीमेल प्रिडिक्ट किया है, तो आपने ये फीमेल लिखना है। उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कि परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ द गिवन मॉडल, कि हमारे पास जो गिवन मॉडल है उसकी परसेंटेज एक्यूरेसी क्या है। परसेंटेज एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो टाइम और आइटम्स हैं, ये यहाँ पर हमें ये रेफरेंस डाटा अवेलेबल है। हम इन टाइम और आइटम्स के लिहाज से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि यूनस के लिए क्या जेंडर आ रहा है, यासीन के लिए क्या जेंडर आ रहा है, वकास के लिए क्या जेंडर आ रहा है। तो चलते हैं मिलकर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यूनस। यूनस के लिए अगर मैं 19 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कुछ वैल्यू आती है 9.5, और 9.5 7 से 6 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब मेरा जो मॉडल है उसने यूनस के लिए कैलकुलेट किया है कि ये एक फीमेल है। अब उसके बाद यासीन के लिए जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, 11 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये 6 से छोटा है, तो इसका मतलब मेरा जेंडर कह रहा है कि ये मेल है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेरे जेंडर ने प्रिडिक्ट किया है कि ये मेल है। उसके बाद वकास के लिए जब मैं करता हूँ 3 डिवाइड बाई 1 तो मेरे पास 3 वैल्यू आती है। तो मेरा जो मॉडल है वो कहता है ये 6 से कम है तो ये मेल है, तो यहाँ पर आ जाता है मेल। अब मेरे जो मॉडल है उसने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं उनमें से उसने एक वैल्यू गलत कैलकुलेट की है और बाकी 2 वैल्यूज़ सही कैलकुलेट की हैं, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पास उसने 2 वैल्यू सही कैलकुलेट की हैं आउट ऑफ 3, तो मेरे पास जो मॉडल की एक्यूरेसी बनती है वो बनती है 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100 विच इज़ 66.67%। तो ये आपने इस तरह से मॉडल की एक्यूरेसी कैलकुलेट कर ली, और जब आपने जेंडर कैलकुलेट किया तो वो फीमेल आ गई। ये दोनों पार्ट्स के आंसर आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेम एनी 5 डाटा वेयरहाउस डेवलपमेंट मेथड्स। तो हमारे पास डिफरेंट मेथोडोलॉजीज होती हैं जो हम डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। वाटरफॉल होता है, स्पाइरल होता है, तो आपने कोई सी 5 यहाँ पर याद करनी है, ठीक है। हमारे पास है वाटरफॉल, स्पाइरल, रेड मॉडल, स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी, डाटा ड्रिवन, गोल ड्रिवन एंड यूज़र ड्रिवन। तो इनमें से कोई भी आप 5 याद कर लें, आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी। ये 3 तो आप ऐसे ही ड्रिवन से पहले डिफरेंट चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक डाटा ड्रिवन है, एक गोल ड्रिवन है, एक यूज़र ड्रिवन है, ये आपको याद हो जाएंगी। उसके अलावा एक आप वाटरफॉल मॉडल याद कर लें और एक स्पाइरल मॉडल याद कर लें, तो आपकी 5 मेथोडोलॉजीज कंप्लीट हो जाएंगी फॉर दी लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि हमारे पास एक हेडर गिवन है ऑफ द स्टूडेंट टेबल स्टोर इन एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर में हमारे पास टेबल स्टोर था, उसका ये हेडर हमारे पास आया, ठीक है। ये हेडर है
उसमें क्या है, हमारे पास स्टूडेंट की आइडेंटिटी, नेम, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर स्टोर हैं। अब हमने क्या करना है, एक ऐसी एसक्यूएल क्यूरी लिखनी है कि हम ये टास्क परफॉर्म करें, काउंट ऑल द रिकॉर्ड्स फॉर विच वी शुड वैलिडेट द बिजनेस रूल्स, और दूसरा ये है काउंट ऑल इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स इन द टेबल। तो हमारे पास बेसिकली ये जो डर्टी बिट होती है ये बताती है कि हमारे पास कितने जो रिकॉर्ड्स हैं ये करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं। अब डर्टी बिट कह रही है कि करेक्टनेस ऑफ 1 मीन्स इनकरेक्ट। ये कह रहे हैं कि जब मैं 1 के इक्वल होंगी तो इसका मतलब जो डाटा है वो इनकरेक्ट है, तो हम उसको एक सेपरेट टेबल में ऐड करते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर एसक्यूएल क्यूरी चलाते हैं। दूसरा होता है हमारे पास 0 इज करेक्ट, कि अगर 0 है तो ये करेक्ट है। अच्छा, जब हम करेक्टनेस चेक कर लेते हैं ना, करेक्टनेस का मतलब ये होता है कि हमने जो डिफाइन किया है रूल उसके लिहाज से हमारा डाटा रिकॉर्ड है या नहीं। तो अब यहाँ पर हमने ऐसे रिकॉर्ड निकालने हैं जिनके अंदर हमने बिजनेस रूल्स को वैलिडेट करना है। तो यहाँ पर हम सिर्फ करेक्ट रिकॉर्ड्स को निकालेंगे, ठीक है। करेक्ट रिकॉर्ड्स हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड्स होंगे जिनके अंदर कोई सिंटेक्स वगैरह का मसला नहीं है, हमारे पास कोई उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि कोई डाटा गलत मलत तरीके से लिखा हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब हमने बिजनेस के रूल्स इसके ऊपर चेक करने हैं कि हमारे बिजनेस के रूल्स को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। कि फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी में ये है कि जो एमएस के स्टूडेंट्स हैं वो 35 ईयर्स उनकी मिनिमम एज हो, फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। तो आप चेक करेंगे क्योंकि ऐसा एमएस का स्टूडेंट तो नहीं है जिसकी एज 35 ईयर्स से कम है और उसने एडमिशन लिया है। तो दीज आर बेसिकली बिजनेस रूल। तो आप उन्हीं चीज़ों पर बिजनेस रूल अप्लाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं जो ऑलरेडी बाकी लिहाज से करेक्ट होती हैं। उसके बाद है करेक्ट इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स हमने टेबल में फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि डर्टी बिट जहां पर हमारे पास 1 के इक्वल है वो तमाम रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पर निकालने होंगे, क्योंकि डर्टी बिट कह रही है कि तमाम इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स के लिए मैं 1 के इक्वल हूँ। तो बाकी जो सारा हेडर है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा जो सारा काम है वो है डर्टी बिट के साथ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब हम इसकी एसक्यूएल क्वेरी देख लेते हैं कि जो पहला हमारे पास है और रिकॉर्ड फॉर विच बिजनेस रूल शुड बी वैलिडेटेड। तो इसके अंदर हमारे पास जो एसक्यूएल क्वेरी होगी वो होगी सिलेक्ट काउंट स्टार। काउंट हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हम क्या कह रहे हैं, स्टार। स्टार का मतलब है हर चीज़ काउंट करो, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, तमाम चीज़ें काउंट करो एज टोटल रिकॉर्ड्स टू वैलिडेट। ये मैंने अब उस चीज़ को, अपने रिजल्ट को नाम दे दिया कि वो किस नाम के तौर पे रिजल्ट आएगा। ये आएगा टोटल रिकॉर्ड्स टू वैलिडेट, जो मैंने वैलिडेट करने हैं, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट, किस टेबल से करना है, आपने स्टूडेंट टेबल से करना है। वेयर डर्टी इज इक्वल टू 0, जहां पर डर्टी बिट 0 के इक्वल है, ठीक है। ये दरमियान में जो सारा लिखा है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। ये इसके आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। जहां पर भी डर्टी बिट हमारी 0 के इक्वल है यानी हमारा डाटा करेक्ट है, वहां से आप वो तमाम रिकॉर्ड्स निकाल लो। अब हमने उनको बिजनेस रूल्स के लिए वैलिडेट करना है। तो राइट आंसर वुड बी सिलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल रिकॉर्ड्स टू वैलिडेट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर डर्टी इज इक्वल टू 0। अगर हमने इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट काउंट स्टार एज इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर डर्टी इज इक्वल टू 1। यानी पहले वाला जो हमारे पास पॉइंट था उसमें जस्ट डर्टी इज इक्वल टू 0 आएगा और इनकरेक्ट वाले में जस्ट डर्टी इज इक्वल टू 1 आएगा। दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अप्लाई रन लेंथ इनकोडिंग ऑन गिवन इनपुट स्ट्रीम एंड मेंशन द आउटपुट। अप्लाई रन लेंथ इनकोडिंग ऑन द गिवन इनपुट स्ट्रीम्स एंड मेंशन द आउटपुट। तो रन लेंथ इनकोडिंग क्या होती है कि हमारे पास हम देखते हैं कितने 1 आ रहे हैं और कितने हमारे पास 0 आ रहे हैं, फिर कितने 1 आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास 1 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास 9 1 है, ठीक है। 9 लिखेंगे और साथ में हम लिखेंगे 1, कि 9 हमारे पास 1 है, और फिर हम एक साइन डालेंगे हैश, ठीक है। फिर हैश का साइन डालने के बाद देखेंगे हमारे पास 0 कितने हैं। तो 1 2 3 4, 4 हमारे पास 0 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और साथ में लिखेंगे 0। फिर हम हैश इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हमारे पास 3 1 आ रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो दिस इज आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। सेकंड हमारे पास है 4 टाइम 0 एंड देन हैश साइन, देन वी हैव 4 टाइम 1 देन हैश साइन, एंड देन वी हैव 1 2 3 4 5 6 टाइम 0। सो दिस इज आंसर टू दी रन लेंथ इन कोडिंग। सो इसमें जो 1 है वो पहले आएगा और कितनी बार 1 आ रही है चीज़ बाद में आएगी। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज सेम। यहाँ पे 1 हमारे पास 9 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 0 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, और देन 1 हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद हमारे पास 0 आ रहा है 4 टाइम्स, देन हमारे पास 1 आ रहा है 4 टाइम्स, एंड देन हमारे पास आ रहा है 0 6 टाइम्स, ठीक है। तो वैसे तो जनरली आप आगे के पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हम बुक को प्रॉपरली फॉलो करें तो बुक में हमारे पास क्या है कि पहले ये लिखा हुआ है कि 1 आ रहा है और फिर कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स, फिर हैश है, फिर 0 लिखा है और कितनी बार 0 आ रहा है। तो अगर हम बुक को प्रॉपरली फॉलो करें तो राइट मेथड ऑफ राइटिंग विल बी दिस, जो कि मैंने अभी लिखा है।
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा विजर्ड प्रोवाइड द इजीएस्ट मेथड ऑफ लोडिंग डाटा। यानी हमारे पास जो डीटीएस होता है उसके अंदर डिफरेंट टूल्स होते हैं, वहाँ पे हमारे पास है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा विजर्ड, यानी एक विंडो होती है, एक विजर्ड सा होता है जो हमें हेल्प करता है। ईजीएस्ट मेथड होता है, ये बताता रहता है ये स्टेप कर लो, अभी ये स्टेप कर लो, नेक्स्ट 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 कर लो। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, हमारे पास आता है नेक्स्ट, अप्लाई दिस, सेलेक्ट नेक्स्ट, ओके, फिनिश। तो इस तरह का बस एक विजर्ड होता है, इसलिए हमारे पास डीटीएस बड़ा आसान होता है इसे चलाना। List down any 3 tasks that is performed using import export data wizard to load data। तो बेसिकली हमारे पास जो 3 टास्क हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजर्ड परफॉर्म कर सकता है, ये कि हम डाटा सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा ये कि हमारे पास जो डेस्टिनेशन है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और तीसरा ये कि हम मैप एंड ट्रांसफर द डाटा कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। हम देख चुके हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम डाउन। उसके बाद आइडेंटिफाई द क्लासेस ऑफ अनोमलीज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास जो लेक्सिकल एरर्स होते हैं ये हमारे पास बेसिकली सिंटेक्स एरर होते हैं, तो ये सिंटेक्टिकल अनोमलीज में आता है, जबकि जो मिसिंग रिकॉर्ड्स होते हैं ये मतलब कुछ हमने मिस कर दिया तो ये कवरेज में आता है कि हम उसको कवर नहीं कर सके, तो ये कवरेज अनोमलीज में होता है। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस इज पार्ट ऑफ सिमेंटिक अनोमलीज एंड मिसिंग रिकॉर्ड इज पार्ट ऑफ कवरेज अनोमलीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द डेंस, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले वाला डेंस है और नेक्स्ट वाला हमारे पास स्पार्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइडेंटिफाई ऑल द एट्रीब्यूट्स इन द फॉलोइंग ईआरडी। तो यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट्स बताने होते हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली ये होते हैं जो हमारे पास ये स्क्वायर में लिखे हुए हैं, यानी इन चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये हमारे पास नेम है, जो एड्रेस है, ये फार्मर के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपने जो प्रॉपर टेबल बनाना है पेपर में वो ऐसे बनाना है कि यहाँ पर आपने लिखना है एंटिटी। ठीक है, और एंटिटी के आगे यहाँ पे आपने लिखना है एट्रीब्यूट। ठीक है, और अब एंट्री में जब आप लिखेंगे फॉर्मर तो उसके आगे आपने 2 एट्रीब्यूट लिखने हैं। ठीक है, जो फॉर्मर के एट्रीब्यूट्स हैं, यानी एक एट्रीब्यूट इसका है नेम और दूसरा जो इसका एट्रीब्यूट है डेट इज़ एड्रेस। ठीक है, तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स आपने यहाँ पे लिख देने हैं। इसी तरह जब आपके पास आप इसको एंटर करेंगे, नेक्स्ट आपने एक एंट्री बनानी, इन दोनों सेल को आपने मर्ज कर देना है ताकि ये फार्मर के लिए दोनों आ जाएँ। और उसके बाद हमारे पास जो फील्ड है ये आएगा हमारे पास एंटिटी में, और इसका जो एट्रीब्यूट है हमारे पास है एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होगा फॉर द एट्रीब्यूट्स। अब यही जो फिगर है इसमें से एक और क्वेश्चन भी आता है कि फार्मर और फील्ड का आपस में रिलेशन क्या है। तो अगर आप यहाँ पर देंगे हमारे पास यहाँ पे 1 का रिलेशन है और यहाँ पर हमारे पास मैनी का रिलेशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 लाइन्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है इसके आंसर में कि यहाँ पर हमारे पास जो फार्मर है और फील्ड है उसके अंदर 1 to many रिलेशन है, यानी एक फार्मर कई फील्ड का ऑनर हो सकता है, कई फील्ड के अंदर वो फार्मिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ द डाटा वेयर हाउसिंग। हमने बताना है कि इन स्टेटमेंट्स जो यहाँ पर गिवन हैं ये करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं। तो सबसे पहले है डाटा वेयर हाउस इज सिंपल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये सिंपल नहीं होता, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके पीछे पूरा हमारा सब्जेक्ट बना हुआ है कि हमने ये कैसे करनी है। डाटा वेयर हाउसिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, येस दिस इज ट्रू, ये एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, साथ में मैं ट्रू फॉल्स मेंशन भी कर देता हूँ। डाटा वेयर हाउस इज नॉट एक्सक्यूज मी, डाटा वेयर हाउस इज नॉट ओनली अबाउट टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट ओनली अबाउट द टेक्नोलॉजी। इसके अंदर और भी बड़ी चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं। डाटा वेयर हाउस डिजाइनर मस्ट बी कैपेबल ऑफ वर्किंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रू स्टेटमेंट है, वर्किंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन के कैपेबल होने चाहिए। ठीक है, डाटा वेयर हाउस टीम डजंट रिक्वायर अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता, हमें एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डजंट रिक्वायर, बल्कि डाटा वेयर हाउस टीम को रिक्वायरमेंट होती है इन तमाम एक्सपर्टीज़ की और एक्सपीरियंसेस की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, जो हेडर वाला क्वेश्चन है उसमें हमने बताना है डेटी बिट के लिहाज से। ठीक है, कि कौन सा जो हमारे पास काउंट हमने बताना है कि अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, हेडर हमारे पास सेम है। यहाँ पर है रिप्लेस ऑल नल वैल्यूज और एम्प्टी स्ट्रिंग्स इन डेट ऑफ बर्थ कॉलम विद दिस। ठीक है, आपने नल वैल्यूज देखनी है और नन वैल्यूज को आपने डेट ऑफ बर्थ कॉलम में इससे रिप्लेस करना है। ठीक है, इसके लिए आपने एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है। और दूसरा ये है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट नेम्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने डिस्टिंक्ट स्टूडेंट नेम सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम स्टूडेंट टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले जब हमने रिप्लेस करनी है तमाम नल्स वैल्यू, तो उसके लिए हम अपडेट इस्तेमाल करेंगे। अपडेट के बाद हम टेबल का नाम लिखेंगे, हमारे पास स्टूडेंट टेबल है उसमें हमने अपडेट करना है। फिर हमारे पास सेट आएगा, अपडेट के साथ हमारे पास सेट आता है। सेट हमने क्या करना है कि जहाँ पर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को हमने इक्वल टू करना है दिस डेट ऑफ बर्थ जो हमें गिवन है। ठीक है, इसको हमने लिख दिया है 1950-01-01। आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं जैसे आपके क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद वेयर डेट ऑफ बर्थ इज़ नल, जहाँ कहाँ पर हमने ये सेट करनी है जहाँ पर वो नल है, और डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू दिस एम्प्टी स्ट्रिंग, या जहाँ पर वो एम्प्टी स्ट्रिंग के इक्वल है। लेकिन अगर हमारे पास डाटा टाइप
इन्फोर्स हुई हुई है, तो हमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली नल लिखेंगे तो हमारे पास इतना भी इनफ रहेगा। लेकिन हम दोनों लिख देते हैं ताकि हमारे पास तमाम जो डेट ऑफ बर्थ का है, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ गिवन नहीं है वहाँ पर ये रिप्लेस हो जाए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट नेम्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी हमने स्टूडेंट लेने हैं डिस्टिंक्ट और असेंडिंग ऑर्डर में लेने हैं। तो हम करेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट नेम, यानी स्टूडेंट नेम जो है वो सिलेक्ट करें डिस्टिंक्ट जो कि डिफरेंट है फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में से, और उनको ऑर्डर आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आप करेंगे ऑर्डर बाय असेंडिंग, लेकिन किस कॉलम के लिहाज से करना है, स्टूडेंट नेम के लिहाज से। तो आप लिखेंगे ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम और साथ में आप ASC लिखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में उसको आपने डिस्प्ले करना है। तो दिस वाज द आंसर टू द क्वेश्चन। मैं अगर आपको ये रिवाइज करवा दूं, ठीक है, ताकि आपको ये याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए, कि सबसे पहले हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है ये कह रही है रिप्लेस ऑल नल वैल्यूज। रिप्लेस का मतलब है कि हमने यहाँ पर अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट करना है किस टेबल में अपडेट करना है, हमारे पास जो टेबल है उसका नाम है स्टूडेंट टेबल में हमने अपडेट करना है। फिर हम करेंगे सेट, किस चीज़ को अपडेट करना है, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेट डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू, किस चीज़ के इक्वल हमने सेट करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है 1/1/1950, इसके इक्वल हमने सेट करना है। किस जगह पे सेट करना है, वेयर हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ इज नल, जहाँ पर ये नल है, और हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पहले के लिए, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम स्पेस लिख देते हैं जहाँ वो एम्प्टी स्ट्रिंग के इक्वल है, और ये जो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है ये सिंगल एक हमारे पास टेबल का कॉलम का नाम है, तो इसके अंदर स्पेसेस नहीं आएंगी। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया, ठीक है। स्टूडेंट के स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं, स्टूडेंट, ओके। सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट क्वेरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट नेम्स। तो हम करेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्या चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है, स्टूडेंट नेम्स। तो यहाँ पर हम कॉलम का नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल दैट इज स्टूडेंट नेम, ठीक है। कहाँ से करना है, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो हम लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है। स्टूडेंट टेबल आ गया। उसके बाद इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अब हमने ऑर्डर लगाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय, और किस कॉलम के लिहाज से करना है, जो हमारे पास है स्टूडेंट नेम के लिहाज से, और किस ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ASC। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेरी बन जाएगी। तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज मेंशन द 4 कैटेगरीज ऑफ डाटा क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये हम पहले देख चुके हैं। हमारे पास रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होती है, और एट्रीब्यूट डोमेन्स होते हैं, डाटा क्वालिटी रूल्स होते हैं, और डाटा हिस्टोग्रामिंग होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ सॉफ्टवेयर रिंग फैक्ट्री वेयर सॉफ्टवेयर रिंग बॉटल्स आर बॉटल। यहाँ पे बॉटल की जा रही हैं, यानी उनको पैक किया जा रहा है। सपोज बॉटलिंग इज कम्प्लीटेड इन 3 स्टेजेस, और 3 स्टेजेस में वो कंप्लीट की जाती हैं। ईच स्टेज टेक्स 1 सेकंड टू कंप्लीट, और हर स्टेज में 1 सेकंड लगता है। सपोज 10 बॉटल्स आर बॉटल्ड, यानी 10 बॉटल्स हमने बॉटल की हैं। हाउ मच स्पीड अप यू विल गेट इफ यू अप्लाई द पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट टू दिस बॉटलिंग प्रोसेस। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉटल्स हैं वो 10 के इक्वल हैं, और जो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं हमारे पास 3 हैं, और हर स्टेज में हमारे पास 1 सेकंड लगता है। तो टोटल हमारे पास सिंगल बॉटल के लिए लग जाएंगे 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय k, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 30 सेकंड फॉर विदाउट पाइपलाइनिंग। अब जब हमने पाइपलाइन करना है उसके अंदर हम क्या करेंगे, k प्लस n-1, यानी k हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास जो इनिशियल टाइम लग रहा है पहली बॉटल को, तो वो लगेगा 3 सेकंड्स प्लस 10-1, यानी अब 3 सेकंड तो पहली वाली को लग गए। इसके अलावा कितनी बोतलें बची हैं, तो टोटल में से हम इस एक वाली को माइनस कर देंगे, तो 10-1, टोटल 9 बोतलें हमारे पास बच जाएंगी। तो 3 + 9 हमारे पास हो जाएगा 12 सेकंड। तो पाइपलाइन के साथ अगर हम करते हैं तो हमारे पास 12 सेकंड लगते हैं। अब हमने देखना कि कितना इंक्रीज आया, कितना स्पीड अप आया। तो स्पीड अप करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो सीरियल टाइम होता है, स्पीड अप का फॉर्मूला होता है हमारे पास सीरियल टाइम डिवाइडेड बाय पैरेलल टाइम। तो हम सीरियल टाइम था 30 सेकंड्स, उसको डिवाइड करेंगे पैरेलल टाइम 12 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5। तो हम ये लिख देंगे कि हमारे पास जो स्पीड अप आया है वो 2.5 टाइम्स आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नेस्टेड लूप जॉइन के हमें वैल्यूज गिवन होंगी कि टेबल ए के ब्लॉक्स हैं 500 और टेबल बी के ब्लॉक्स हैं हमारे पास 700, और हमने इनकी रीऑर्डरिंग की कॉस्ट निकालनी है कि अगर हम पहले टेबल ए को असेस करें तो कितने हमारे पास कॉस्ट आएगी, और अगर हम पहले टेबल बी को असेस करें तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो ये क्वेश्चन होगा, इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है कि जॉइंट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेसिंग टेबल ए, यानी टेबल ए को असेस करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, प्लस
नंबर ऑफ क्वालिफाइंग रोज इन टेबल ए, कि हमारे पास जो टेबल ए है उसके अंदर कितनी क्वालिफाइंग रोज हैं, मल्टीप्लाई बाय ब्लॉक्स ऑफ टेबल बी टू बी स्कैन फॉर ईच क्वालिफाइंग रो। तो बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो पहले टेबल ए हमने असेस किया है उसको हम पूरा असेस करेंगे तो उसकी कॉस्ट आएगी, फिर हमने उसके अंदर से जो हमारे पास मतलब की रोज थी, क्वालिफाइंग रोज थी, वो हम सेपरेट करेंगे और उतनी रोज का हम कम्बिनेशन बनाएंगे टेबल बी की रोज के साथ, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो और तो जो टेबल ए की कॉस्ट है उसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास जॉइंट कॉस्ट होती है। अब हमने क्या करना है कि पहले हमने अगर ये अज्यूम करना है कि पहले हम टेबल ए को असेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम जॉइंट कॉस्ट निकालेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी पहले हम ए को असेस कर रहे हैं फिर बी को, तो हमारे पास पहले आएंगी नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन ए, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो 500 हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर आएगा हमारे पास क्वालिफाइंग ब्लॉक्स ऑफ ए जो हमारे 50 के इक्वल हैं, फिर आएगा हमारे मल्टीप्लाई बाय हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन बी जो कि 700 के इक्वल है, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास है जॉइंट कॉस्ट बी एंड ए, यानी पहले हम बी को अगर असेस करें तो क्या होगा, तो बी के क्वालिफाइंग ब्लॉक बी के जो टोटल ब्लॉक्स हैं 700 हैं हमारे पास, क्वालिफाइंग ब्लॉक्स बी के 100 हैं, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के ब्लॉक्स के साथ, हमारे पास 50,700 आंसर आएगा। अब हमने निकालना है कि हमारे पास इंक्रीज इसके अंदर कितना आया है। इंक्रीज निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम कि इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है। मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, कैलकुलेटर इज ओपनिंग। तो हम ये वैल्यूज इसके अंदर एंटर करते हैं। हमारे पास जो पहली वैल्यू है दैट इज 50,700, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे 35,500 को, ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू थी विच वाज 35,500। तो हमारे पास जो इंक्रीज आया है दैट इज 42.81, जिसको हम राउंड ऑफ करके 43% की वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपको वैल्यूज गिवन होंगी डिफरेंट पार्टीशनिंग की, तो आपने क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है हैश जॉइन की, ठीक है। तो हैश जॉइन की कॉस्ट का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास जो पार्टीशनिंग फेज होता है, पार्टीशनिंग फेज की जो कॉस्ट होती है उसमें रीड प्लस राइट बोथ ऑपरेशंस रिक्वायर 2m+n इनपुट आउटपुट, यानी आपके पास m की वैल्यू गिवन होगी और n की वैल्यू गिवन होगी, तो पार्टीशनिंग फेज में आपने m+n करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर हमारे पास जो मैचिंग फेज होगा उसके अंदर जस्ट आपने m+n करना है, और इन दोनों कॉस्ट को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास, अच्छा, पेपर में आपसे अलग से पूछा जाएगा कि पार्टीशनिंग फेज की क्या कॉस्ट है और मैचिंग फेज की क्या कॉस्ट है, तो आपने बस दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके बता देना है। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग है कि हमारे पास क्लस्टरिंग की क्या टाइप्स होती हैं, तो एक हमारे पास 1 वे क्लस्टरिंग होती है और दूसरी हमारे पास होती है 2 वे क्लस्टरिंग। फिर हमारे पास है टेल द टाइप ऑफ एरर फॉर द गिवन स्टेटमेंट, जैसे हमने पहले एक स्टेटमेंट पढ़ी थी ना कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स गिवन थे, हमें बताना था ये एक्यूरेसी है, रोबस्टनेस है। तो टॉपिक अनोमलीज का एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट दी होती है, आपने अनोमली बतानी होती है, ठीक है, कि हमारे पास जो अनोमली है वो कौन से वाली है, लेक्सिकल एरर वाली है, आपके पास मिसिंग एट्रीब्यूट्स वाली है। तो इस वजह से हम अनोमलीज का टॉपिक जो है ये एक बार रीड कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास 3 क्लासेस ऑफ अनोमलीज हैं जिसके अंदर सिंटैक्टिकली डर्टी डाटा होता है। सिंटैक्टिकली डर्टी डाटा का मतलब है उसमें सिंटैक्स कोई ना कोई खराब है। इसके अंदर हमारे पास लेक्सिकल एरर्स होते हैं और इरेगुलरिटीज़ होती हैं। लेक्सिकल एरर्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो डाटा का स्ट्रक्चर था उस लिहाज से आपने डाटा को नहीं रखा हुआ, डाटा कंफर्म नहीं कर रहा अपने स्ट्रक्चर के साथ, तो ये लेक्सिकल एरर होता है। इरेगुलरिटी का मतलब ये है कि आपने नॉन यूनिफॉर्म यूज़ ऑफ वैल्यूज़ यूनिट या एब्रीवेशन किया हुआ है, कि फॉर एग्जांपल आपने सैलरी मेंशन की हुई है 20,000, उसके साथ आपने यूनिट मेंशन नहीं किया हुआ, ये $20,000 है या रुपीज़ है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म यूज़ ऑफ वैल्यूज़ यूनिट्स या फिर एब्रीवेशन। यहाँ पे हमारे पास यूनिट जो है उसको यूज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म उसकी हमारे पास इंटरप्रिटेशन हो रही है। उसके बाद हमारे पास है सिमेंटिकली डर्टी डाटा। सिमेंटिकली डर्टी का डाटा में हमारे पास 3 तरह की नॉर्मलीज आती हैं। एक आता है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन, जो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आपने अप्लाई किए थे, जैसे नॉट नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इस तरह के कंस्ट्रेंट्स वायलेट हो रही हैं, ये सिमेंटिक डर्टी डाटा होता है। फिर है बिजनेस रूल कंट्रडिक्शन, बिजनेस रूल का कोई वायलेट हो रहा है, जैसे हमारे पास ये हमने एक एग्जांपल ली थी कि एमएस के स्टूडेंट्स की मिनिमम एज हमारे पास 25 होनी चाहिए, और हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी 25 से कम एज है और उसने एमएस में एडमिशन लिया हुआ, तो ये बिजनेस रूल हमारा कंट्राडिक्ट हो रहा है। फिर हमारे पास डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन में ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट डाटा डुप्लीकेट फॉर्म में आता है और आपस में मैच नहीं कर रहा होता, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास डुप्लीकेट डाटा के अंदर क्या आता है, कंट्राडिक्शंस आ जाती हैं बिटवीन 2 और मोर टपल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास डुप्लीकेट्स की अनोमलीज होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो 2 अनोमलीज रह गई हैं वो कवरेज अनोमलीज हैं। एक में होता है मिसिंग एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स मिसिंग होते हैं, ठीक है। और फिर है मिसिंग रिकॉर्ड, यानी हमारे पास पूरे का पूरा रिकॉर्ड ही उस जगह पे मिस होता है, पूरी रो वहाँ से मिस होती है। तो ये डिफरेंट अनोमलीज हैं। अब इन अनोमलीज का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको वर्बली बताया आपने सुन लेना है। आपको स्टेटमेंट पेपर में दी होगी कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है कि एनुअल सैलरी 20,000 मेंशन है, जिसका ये मतलब भी हो सकता है और ये मतलब भी हो सकता है, तो ये कौन सी नॉर्मली आपने बताना है कि ये इरेगुलरिटी की नॉर्मली है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए थे, जिसकी वजह से 5 कॉलम्स हमारे डाटा में होने चाहिए थे, लेकिन 5 के बजाय 4 कॉलम बने हुए हैं, तो ये कौन सी नॉर्मली आपने बताना है कि ये लेक्सिकल एरर नॉर्मली है। उसके बाद अगर आपके पास इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट में बोला जाए कि हमारे पास जो वैल्यूज़ थी
उसके अंदर क्या था कि इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं हो रही थी, तो आपने बताना कि ये सिमेंटिकली डेटा डाटा की इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन है। फिर कंट्राडिक्शन में वो अगर कहते हैं कि एज और डेट ऑफ बर्थ आपस में कंट्राडिक्ट हो रही है, यानी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ अभी आज की है लेकिन एज 100 साल बता रहा है, तो ये आपने बताना कि ये कंट्राडिक्शन की अनोमली है। डुप्लीकेट में अगर आपके पास दो टपल्स हैं उनमें कंट्राडिक्शन आ रही है और वो सेम इनएग्जैक्ट डुप्लीकेट्स हैं, तो आपने बताना कि ये डुप्लीकेट की अनोमली है। उसके बाद अगर हमारे पास एट्रीब्यूट जो हैं उनके अंदर वैल्यूज मिस हैं, ठीक है, हमारे पास नॉट नल कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट करती थी लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया, या फिर हमारे पास वो कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ये हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ या मिसिंग एट्रीब्यूट्स वाली हमारे पास प्रॉब्लम है। और अगर हमारे पास पूरी की पूरी रो मिसिंग है वहाँ से, ठीक है, तो ये हमारे पास मिसिंग टपल्स वाली अनोमली है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और जो भी आपके पास एग्जांपल आएगी, मिसिंग टपल कह सकते हैं इसको, मिसिंग रिकॉर्ड भी कह सकते हैं इसको, मिसिंग एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं और मिसिंग वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि शेयर्ड नथिंग आरडीबी में बीएमएस में हमारे पास जो पार्टीशनिंग होती हैं वो किस किस टाइप की होती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले होती है हैश पार्टीशनिंग, फिर हमारे पास होती है की रेंज पार्टीशनिंग, फिर होती है लिस्ट पार्टीशनिंग, फिर होती है राउंड रॉबिन, और फिर हमारे पास इन सब के कम्बिनेशन होते हैं जिसमें रेंज हैश का कम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, ये हैश है और ये रेंज है, दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है, या फिर रेंज लिस्ट का आपस में कम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंट पार्टीशनिंग टाइप्स याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस का एक साइकिल है, ठीक है, ये पेपर में आता है, आपने इसको याद रखना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं टोटल डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश करने के बाद हम स्कोप देखते हैं कि डाटा क्वालिटी प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स हैं, इसका क्या स्कोप होगा प्रोजेक्ट का और क्या इम्प्लीमेंटेशन के प्लान्स होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंट डाटा क्वालिटी प्रोजेक्ट, जो हमने डाटा क्वालिटी का प्रोजेक्ट बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के अंदर हमारे पास डिफाइन, मेजर, एनालाइज एंड इम्प्रूव, ये 4 चीज़ें होती हैं, ये एमसीक्यू में भी पूछी जाती हैं। और उसके बाद हमारे पास एवेल्युएट डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट मेथड, यानी अभी जो हमने इम्प्लीमेंट कर लिए थे डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट की चीज़ों को, अब उनको एवेल्युएट करते हैं। एवेल्युएट करने के बाद फिर हम दोबारा एक सर्कल में जाते हैं जिसमें एस्टेब्लिश DQM, और फिर दोबारा से ये तमाम साइकिल चलती रहती है। दिस इज द डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज डाटा वेयरहाउस डेवलपमेंट साइकिल, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन के बाद प्रोटोटाइप बनाया जाता है, प्रोटोटाइप के बाद डिप्लॉय किया जाता है, डिप्लॉय करने के बाद उसको ऑपरेट करते हैं, उसको चलाते हैं, ऑपरेट करने के बाद उसको एनहेंस करते हैं, एंड देन दिस साइकिल इज रिपीटिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट बिजनेस डायमेंशन लाइफ साइकिल बाय किम्बल, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग की जाती है। प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हमारे पास जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साथ साथ चलता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग के बाद हम रिक्वायरमेंट्स की डेफिनेशन करते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, और उसके बाद हमारे पास 3 पैरेलल ट्रैक्स यहाँ से निकलते हैं। हमारे पास सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल ट्रैक होता है जिसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, हम टेक्निकल आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने के बाद हम प्रोडक्ट की सिलेक्शन एंड इंस्टॉलेशन करते हैं। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास डाटा की ट्रैक होती है, डाटा ट्रैक में हम डायमेंशनल मॉडलिंग करते हैं, फिर फिजिकल डिज़ाइन करते हैं मॉडलिंग करने के बाद, और फिर हम डाटा स्टेजिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं। जो तीसरा हमारे पास एनालिटिकल एप्लीकेशन का ट्रैक होता है, उसके अंदर एनालिटिकल एप्लीकेशन की स्पेसिफिकेशंस इकट्ठी की जाती हैं और फिर उसकी डेवलपमेंट की जाती है। ये तीनों ट्रैक्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तीनों के तीनों, उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट करते हैं और फिर हमारे पास मेंटेनेंस एंड ग्रोथ होती है, और ये भी हमारे पास एक साइकिल में वापस प्रोजेक्ट प्लानिंग तक जाती है, और इस तरह से ये साइकिल चलता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपने याद रखना है फॉर बोथ एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है ओर्स लॉ ऑफ डाटा क्वालिटी। आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट गिवन होगी, पूछा जाएगा ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि ओर्स के 3 लॉ लिखें, तो ये लॉ आपने याद करने हैं। इसके अंदर जो पहले 3 लॉज हैं ये यूज से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो डाटा दैट इज नॉट यूज्ड कैन नॉट बी करेक्ट, जो डाटा यूज नहीं हुआ वो करेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि डाटा क्वालिटी इज अ फंक्शन ऑफ इट्स यूज नॉट इट्स कलेक्शन। आप कलेक्ट करते रहो कोई फायदा नहीं है, ये अपनी डाटा क्वालिटी जो होती है ये फंक्शन ऑफ यूज होती है। उसके बाद है डाटा विल नॉट बी बेटर देन इट्स मोस्ट स्ट्रिंजेंट यूज। जब आप उसका स्ट्रिंजेंट यूज करेंगे, उसको अच्छे से यूज करेंगे, तभी वो डाटा हमारे पास अच्छा होता जाएगा। तो डाटा विल बी नो बेटर देन इट्स मोस्ट स्ट्रिंजेंट यूज, ठीक है। जब मोस्ट स्ट्रिंजेंट यूज किया था उस टाइम जो डाटा ने परफॉर्म किया था उससे बेटर वो नहीं हो सकता। उसके बाद है डाटा क्वालिटी प्रॉब्लम्स इंक्रीज विद द एज ऑफ द सिस्टम। जैसे जैसे सिस्टम पुराना होता जाता है डाटा क्वालिटी बुरी होती जाती है, ठीक है, डाटा प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। उसके बाद है लेस लाइकली समथिंग इज टू अकर द मोर ट्रॉमेटिक इट विल बी व्हेन इट हैपेंस। जितना कम चांस होता है किसी चीज़ का अकर होने का, उतनी बुरी तरह से वो आपको असर देती है जब वो होती है, ठीक है।
यानी कहते हैं ना, शरीफ बंदे को नहीं छेड़ो जब, लेकिन अगर शरीफ बंदा छिड़ जाता है तो वो बहुत बुरे तरीके से फिर पीछे पड़ जाता है। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट दी जाएंगी क्वालिटी से रिलेटेड, पूछा जाएगा कि ये क्वालिटी एश्योरेंस है या क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। तो क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली क्या होती है कि हमारे पास ऐसी एक्टिविटीज़ जो एश्योर करती हैं कन्फर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट टू द प्री स्टैब्लिश रिक्वायरमेंट, यानी जो रिक्वायरमेंट स्टैब्लिश हैं हम जब उन पर काम करते हैं तो ये क्वालिटी एश्योरेंस होती है। और अगर हम ऐसी एफर्ट करते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अचीव हो जाए, यानी हम कम रिसोर्सेज में काम ज़्यादा करें, तो ये हमारे पास क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया है कि ये जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप ये भी बोल दिया जाता है कि इसमें से कोई 5 डाटा क्वालिटी की करेक्टरिस्टिक लिख दें। और इसके अलावा हमारे पास स्टेटमेंट होती हैं, आपने बताना होता है कि ये किस करेक्टरिस्टिक्स की स्टेटमेंट है। तो एक्यूरेसी जो है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ नाम लिखने होते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी होती, ठीक है। तो एक्यूरेसी जो होती है इसके अंदर आपने एक वर्ड याद रखना है कि इसके अंदर एरर नहीं होता और करेक्ट हमारे पास चीज़ें होती हैं, ठीक है। कंप्लीटनेस के अंदर आपने ये लिखना है कि हमारे पास डिग्री टू विच वैल्यूज़ आर प्रेजेंट, यानी हमारे पास डिग्री से मुराद है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, ज़्यादा वैल्यूज़ होनी चाहिए, कंप्लीट वैल्यूज़ होनी चाहिए जो एट्रीब्यूट्स को जिनकी ज़रूरत है। उसके बाद कंसिस्टेंसी जो है यहाँ पर आपने याद रखना है वर्ड कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेटिस्फाई हो रही हो हर जगह पर, डाटा आपस में कंट्राडिक्ट ना कर रहा हो, ये कंसिस्टेंसी होती है। फिर टाइमलीनेस क्या होता है हमारे पास कि अप टू डेट डाटा है या नहीं, ठीक है। यूनिकनेस का मतलब यह है कि वन ऑफ इट्स काइंड, ठीक है, एक ही तरह का डाटा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इंटरप्रेटेबिलिटी का मतलब यह है कि आपको डाटा से कितना अच्छा आप क्लियर डाटा कितना है और आप कितने अच्छे उससे इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर का और अप्रोप्रिएट का वर्ड आपने याद रखना है फॉर इंटरप्रेटेबिलिटी। असेसिबिलिटी का मतलब ये है कि आप डाटा अवेलेबल कितना है और कितनी ईजिली आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं, कितनी आसान से उसको असेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो डाटा है अनबायस्ड है, यानी एक बंदे को ज़्यादा फेवर नहीं दे रहा, अनप्रेजुड्यूस्ड है और हमारे पास इम्पार्शियल डाटा है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी आती है डाटा के अंदर। जो सब्जेक्टिव डाटा होता है ये ओपन वेग सा डाटा होता है और ये बायसनेस इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। उसके बाद हमारे पास वेब सर्चिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि मेजर टाइप्स ऑफ सर्चेस, कि कैसे हम सर्च करते हैं उसकी 3 टाइप्स बताएं। तो उसके अंदर हमारे पास है कीवर्ड बेस्ड सर्च, क्यूरिंग डीप वेब सोर्सेज और रैंडम सर्फिंग। ये 3 तरह की जो सर्चेज हैं ये हम करते हैं, यानी हम क्यूरी बेस्ड सर्च कीवर्ड बेस्ड सर्च करते हैं। जैसे मैंने गूगल ओपन किया और वहाँ पे मैंने सर्च किया कि CS614 बेस्ट लेक्चर, ठीक है। या फिर क्यूरिंग डीप वेब सोर्सेज को मैं क्यूरी करता रहूँ, ठीक है, जो वेब सोर्सेज हैं और उनके ऊपर मैं क्यूरियाँ चलाऊँ, ठीक है, क्यूरी चला के उसके अंदर से डाटा देखूँ। या फिर है रैंडम सर्फिंग कि मैंने एक वीडियो देखी, उसके बाद दूसरी रिकमेंड हुई वो देखी, फिर तीसरी हुई वो देखी, तो ये रैंडम सर्फिंग होती है। तो 3 तरह की हमारे पास सर्चिंग होती हैं जो वेब पर चल रही होती हैं। फिर हमारे पास है एनालिटिक एप्लीकेशंस डेवलपमेंट। इसका क्वेश्चन आता है, इसके लिहाज से आपने लिखना होता है डेवलपमेंट के लिहाज से, तो ये हम हैंडआउट से थोड़ा बहुत स्टडी करके इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है एनालिटिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, जो कि एनालिटिक एप्लीकेशन ट्रैक का पार्ट है, गिम्बल का जो पूरा साइकिल था उसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि डेवलपमेंट में स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, नेमिंग, कोडिंग लाइब्रेरीज, तमाम चीज़ें एक स्टैंडर्ड के लिहाज से हमने करनी होती हैं। फिर कोडिंग बिगर्स आफ्टर डेटाबेस डिज़ाइन कंप्लीट, जब डेटाबेस का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए, डाटा असेस टूल इंस्टॉल, डाटा असेस के टूल इंस्टॉल हो जाएं, सबसेट ऑफ हिस्टोरिकल डाटा लोडेड, और हमारे पास जो हिस्टोरिकल डाटा है ये लोड हो जाए, ये तीनों चीज़ें हो जाएं, उसके बाद हमारी जो कोडिंग है वो स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो टूल्स हमारे पास होते हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिक हाई परफॉर्मेंस ट्रिक्स, इन्वेस्ट इन टूल स्पेसिफिक एजुकेशन। जो हमारे पास हाई परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए ट्रिक्स होती हैं वो हमने यूज़ करनी होती हैं, और टूल स्पेसिफिक एजुकेशन हमने इन्वेस्ट उसमें करना होता है ताकि लोगों को टूल्स इस्तेमाल करने आ जाए। बेनिफिट्स के अंदर क्या होते हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम्स विल बी फाउंड विल टूल यूजेज, स्टेजिंग से हमें क्वालिटी प्रॉब्लम्स पता चलेंगे, जब हम टूल यूज़ करेंगे तभी हमें पता चलेगा उसके एसोसिएटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं। और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है एंड टाइम वॉच्ड, ठीक है, इसके अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है और टाइम के लिहाज से इसको वॉच किया जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा फर्दर इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कि जब हम डेवलपमेंट फेज़ में मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, फोकस करना पड़ता है स्टैंडर्ड्स पे। स्टैंडर्ड हमने तमाम चीज़ों के मेंटेन करने पड़ते हैं और कोडिंग तभी स्टार्ट होती है जब हमारे पास डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, असेस टूल्स आ गए हैं, ठीक है, और हिस्टोरिकल डाटा लोड हो चुका है। उसके बाद हमारे पास जो भी मार्केट में टूल है हमने क्या करना होता है, उनके ऊपर एनालाइज करना होता है उनको, और हमें इन्वेस्ट करना होता है उनके यूज़ के ऊपर, ठीक है। रादर देन ट्राइंग टू लर्न द टेक्निक्स वाया ट्रायल एंड एरर, हम इन्वेस्ट करते हैं टूल स्पेसिफिक एजुकेशन में, जो उनके साथ ही एजुकेशन प्रोवाइडेड होती है, कोर्सेज ले लेते हैं, एरर के बजाय सीखने के, अपनी मिस्टेक से सीखने के बजाय दूसरों की गलतियों से या दूसरे के नॉलेज से सीखते हैं। जब हमारे पास एप्लीकेशन डेवलप हो रही होती हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आते हैं, बेनिफिट्स आते हैं, ठीक है।
कि एप्लीकेशन डेवलपर्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा उनके पास आ जाते हैं डेटा सेस टूल, और जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जो हे स्टैक के अंदर हैं, यानी एक दरिया में से आपने एक कतरा पानी का निकालना है, इसी तरह हमारे पास जो प्रॉब्लम इन डेटा हे स्टैक जब उन्होंने निकालनी होती है वो स्टेजिंग एप्लीकेशन परफॉर्म करके निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमें शेड्यूल टू एड्रेस एनी फ्लॉज आइडेंटिफाई विद द एनालिटिकल एप्लीकेशन, हमारे पास टाइम हमें इन चीज़ों में देना पड़ता है। तो ये इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज कैन नॉट बी कंप्लीटेड अंटिल द डाटा इज स्टेबलाइज्ड। ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे पास डाटा स्टेबलाइज ना हो जाए हम डाटा डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट नहीं बोल सकते हैं, और हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि एडिक्वेट टाइम अवेलेबल है शेड्यूलिंग बियॉन्ड द फाइनल डाटा स्टेजिंग कट ऑफ टू अलाउ फॉर एन ऑर्डरली रैप अप ऑफ द एप्लीकेशन डेवलपमेंट टास्क। जो हमारे पास ऑर्डरली रैप अप है इसके लिए हमारे पास टाइम अवेलेबल होना चाहिए, एडिक्वेट टाइम हो, ताकि हम आराम सुकून से चीज़ें पैक करें, अपना रैप अप करें। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। उसके बाद जो हमने कॉन्सेप्ट देखना है दैट इज अबाउट द स्पीड अप एंड एम्डहल्स लॉ। ठीक है, तो इसके रिलेटेड स्टेटमेंट गिवन होती है पेपर में, आपने बताना होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है अकॉर्डिंग टू एम्डहल्स लॉ। एम्डहल्स लॉ जो है इसको हम हैंडआउट से स्टडी करते हैं। ओके, तो बेसिकली स्पीड अप क्या होता है? स्पीड अप ये होता है कि हमारे पास जो पैरेलल प्रोसेसर्स पे हमने टास्क एग्जीक्यूट किया उसमें कितनी ज़्यादा स्पीड में इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये हमें स्पीड अप बताता है। अब जैसे जैसे हम प्रोसेसेस इंक्रीज़ करते हैं हमें लगता है कि हमारे पास जो पैरेलल टास्क एग्जीक्यूट हो रही हैं, हमारा जो ओवरऑल काम है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अहमदस लॉ बीच में आया और उसने कहा हौसला रखो भाई, इतने खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि हमारे पास जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड स्पीड अप आ रहा है पैरेलल एल्गोरिदम्स में, उसके अंदर गिवन द पोर्शन ऑफ टास्क दैट मस्ट बी कंप्यूटेड सीक्वेंशली, उसके अंदर कुछ ऐसी टास्क भी होती हैं जिनको सीक्वेंशली होना ज़रूरी होता है, वो पैरेलल एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। तो आप फॉर एग्जांपल एक टाइम पे 10 टास्क पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकते हैं, तो आप 12 प्रोसेसर ऐड करके क्या करोगे भाई? 2 प्रोसेसर तो फारिग बैठे रहेंगे, क्योंकि एक टाइम पे मैक्सिमम 10 टास्क की तो पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकती हैं, बाकी 2 प्रोसेसर क्या करेंगे? तो ये बेसिकली ये कह रहा होता है कि एक लिमिट तक हम जो है ना पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। कुछ टास्क ऐसी होती हैं जिन्होंने सिक्वेंशली चलना होता है, तो हम वहाँ पर टाइम इंक्रीज स्पीड अप का नहीं कर सकते। तो स्पीड अप जो होता है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 ओवर एफ प्लस 1 माइनस एफ डिवाइडेड बाय एन। ये फार्मूला बताता है एमदल्स। ठीक है, तो एफ यहाँ पर क्या है? फ्रैक्शन ऑफ द प्रॉब्लम दैट मस्ट बी कंप्यूटेड सिक्वेंशली। यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम जो है एफ, ये सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होना ज़रूरी होता है, एंड एन इज़ द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, और एन हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, तो इस लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि स्पीड अप जो है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, हमेशा या इसके बराबर रहेगा या इससे कम रहेगा। ठीक है, तो यही बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल एफ की वैल्यू दी गई है 5% और एन की वैल्यू दी गई है 100, तो आपने जो फार्मूला है उसमें पुट कर देना है 1 ओवर एफ प्लस 1 माइनस एफ डिवाइड बाय एन। एफ की वैल्यू में हमारे पास 5% आएगा और एन की वैल्यू में हमारे पास क्या आएगा? 100। ये वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू आएगी 16.8। फिर हमारे पास एफ में आपने 10% अगर लगा दिया, ठीक है, और हमारे पास अगर मतलब एग्जीक्यूट हो इंक्रीज हो गई हैं जो हमारे पास सीरियल टास्क थी, और आपने जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं वो 200 कर दिए हैं, तो हमारे पास जो स्पीड अप आता है दैट इज़ 9.56। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फार्मूला से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है, और ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट द DTS टूल्स, के हमारे पास DTS के कौन कौन से टूल्स हैं, इनके नाम बताने होते हैं। तो इनके अंदर हमारे पास डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट विज़ार्ड होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक विज़ार्ड होता है जो आपको प्रॉपर इजी स्टेप बता रहा होता है कोई भी आपके पास DTS का डिज़ाइन करने के लिए। फिर हमारे पास DTS डिज़ाइनर होता है। डिज़ाइनर से मुराद ये कि हमारे पास जैसे फोटोशॉप होती है ना, पेंट होता है, हम चीज़ें पिक करते हैं वहाँ पे रखते रहते हैं, तो इस तरह से डिज़ाइनर होता है, आप चीज़ें उठाओ ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पर बना लो। फिर DTS क्यूरी डिज़ाइनर होता है कि हम क्यूरीज़ की मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर पैकेज एग्जीक्यूशन यूटिलिटीज़ होती है कि हम प्रोग्रामिंग करके एग्जीक्यूशन यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल करके DTS का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये 4 टूल हैं जो हमारे पास DTS के अंदर इंक्लूडेड हैं, ये आपने याद रखने हैं फॉर दी शॉर्ट क्वेश्चन। फिर हमारे पास DTS की बेसिक्स हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। DTS के पैकेजेस होते हैं, DTS की टास्क होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जो हम डेटा पर करते हैं, पैकेज वर्क फ्लोज होते हैं कि कैसे पैकेज चलेंगे, किसी क्या पहले काम होगा क्या बाद में होगा, टूल्स होते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया, और मेटा डेटा होता है। ये बेसिक्स हैं DTS की, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। उसके अलावा कंटेंट्स DTS पैकेज के अंदर क्या क्या होते हैं, ठीक है, जो सबसे पहली चीज़ थी हमारे पास DTS पैकेजेस, इसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? कनेक्शंस होते हैं। कनेक्शन से मुराद ये कि हमारे पास जो आपस में डेटा बेसिस हैं उनके दरमियान कनेक्शंस। DTS टास्क होती हैं जो टास्क एग्जीक्यूट होनी है। ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं कि जब हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर डाटा लेकर आ रहे
रहे हैं तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करके अच्छा सा क्लीन करके लेकर आएँ, और हमारे पास वर्क फ्लोज होते हैं जो बता रहे होते हैं कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। तो ये हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं जो कंटेंट्स होते हैं किसी भी DTS पैकेज के। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास आपको सीरियल टाइम गिवन होगा, पैरेलल टाइम गिवन होगा, आपने स्पीड अप कैलकुलेट करना होगा। तो स्पीड अप कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है कि TS/TM, जहाँ पे हमारे पास TS है सीरियल टाइम और TM हमारे पास पैरेलल टाइम है, पैरेलल प्रोसेस एग्जीक्यूशन का टोटल टाइम है। ठीक है, तो ये आपने फॉर एग्जाम्पल आपके पास 18 टाइम यूनिट्स आ रहे हैं सीरियल पे चलने के और 6 आपके पास पैरेलल पे चलने के आ रहे हैं, तो 18/6 इज इक्वल टू 300% आपका जो टाइम है वो स्पीड अप हो चुका है। यानी 18 सेकंड के बजाय आप 6 सेकंड में काम कर रहे हैं। दिस इज 300% इंक्रीज। उसके अलावा एक और फार्मूला है जो एमथेल लॉ के लिहाज से, कि एमथेल लॉ जो है वो ये कहता है कि स्पीड अप इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आपको सिंपल वाला स्पीड अप बोला जाए तो आपने ये कैलकुलेट करना है, और अगर आपको बोला जाए कि एमथेल लॉ के लिहाज से कैलकुलेट करें तो आपने ये वाला कैलकुलेट करना है। और स्टेटमेंट्स भी होती हैं वो आपने ट्रू फॉल्स करनी होती है एमथेल लॉ के लिहाज से। ठीक है, और ये मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हमारे पास है बैरियर्स टू लीनियर स्पीड अप एंड स्केल अप। जब हम स्पीड अप लीनियरली कर रहे हैं, हम समझते हैं कि चीज़ें स्पीड अप होंगी, तो उसमें कुछ बैरियर्स आते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, लीनियर स्पीड अप नहीं आता। वो क्या क्या रुकावटें हैं? एक है एमथेल लॉ, जो मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोसेस का पार्ट सीरियल एग्जीक्यूट होता है, तो ये हमारे पास पैरेलल लॉ होता है। एमथेल लॉ होता है कि हम स्पीड अप ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते लीनियरली। फिर हमारे पास स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप से मुराद ये कि जो हमारे पास चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले टाइम लग रहा है उसको बेसिकली स्टार्टअप कहते हैं। जैसे हमारे पास पाइप लाइनिंग होती है ना, पाइप लाइनिंग में हम शुरू में वो टाइम लेते हैं जो प्रोसेस को स्टार्ट होने में लेता है, लग रहा होता है, तो ये स्टार्टअप होता है। ठीक है, स्टार्टअप वाला जो टाइम अगर ज़्यादा होगा तो पैरेलल चीज़ें जितनी मर्जी आप कर लो, अगर स्टार्टअप टाइम ही ज़्यादा है, चीज़ें शुरू होने में ही ज़्यादा टाइम लग रही हैं, तो हमारे पास स्पीडअप इतना ज़्यादा नहीं आएगा। फिर इंटरफेरेंस है कि किसी वजह से इंटरफेरेंस आ जाती है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास स्पीडअप को रिड्यूस करती है। फिर स्क्यू है कि हमारे पास कहीं आधा डाटा ज़्यादा चला जाता है, आधा कम चला जाता है। यानी आपने डाटा को पार्टीशन किया, एक प्रोसेस के पास 10 रोज चलेगी, एक के पास 100 रोज चलेगी, तो जिसके पास 100 रोज चलेगी हैं वो ज़्यादा देर में काम करेगा, तो हमारे पास स्पीडअप नहीं आएगा। अच्छा, इंटरफेरेंस से मुराद ये है कि हम पाइपलाइनिंग कर रहे थे, पाइपलाइन में हमने जो पाइप्स लोड किए तो उनको ऑफ लोडिंग करनी पड़ती है, अगला टास्क प्रोसेस करने के लिए लोड करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ती है, तो ये हमारे पास इंटरफेरेंस के अंदर चीज़ आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा माइनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे पास बोथ रिजेंबल इन एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस जहाँ पर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डाटा को, रिजेंबल करते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो होता है ये डाटा सेट फार स्मॉलर देन यूज बाय डाटा माइनिंग टेक्निक, इस पर फोकस करते हैं। जो डाटा सेट होते हैं हमारे पास डाटा माइनिंग रिसर्चेज में स्टैटिस्टिक्स के लिए वो काफ़ी छोटे होते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल फॉर वेरीफाइंग रिलेशनशिप अमंग फ्यू पैरामीटर्स व्हेन द रिलेशनशिप आर लीनियर। जब हमारे पास रिलेशनशिप लीनियर हों और बहुत फ्यू पैरामीटर्स हों, हमारे पास बहुत कम पैरामीटर हैं जिनके दरमियान हमने रिलेशनशिप निकालना है, तो स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होती है। जबकि डाटा माइनिंग बिल्ड्स मच कम्प्लेक्स प्रिडिक्टिव नॉन लीनियर मॉडल्स, यानी जो हमारे पास कम्प्लेक्स हैं, प्रिडिक्ट यानी चीज़ें प्रिडिक्ट करें, हमें पहले से नहीं पता, नॉन लीनियर मॉडल्स हैं विच आर यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग बिहेवियर इम्पैक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स, और इसके अंदर फैक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, सिर्फ फ्यू पैरामीटर्स नहीं रहते। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होती है दैट इज़ बेसिकली ह्यूमन ड्रिवन। ह्यूमन कोई ना कोई एज्यूम करता है चीज़ कि भाई ये चीज़ है, फिर वो उसको स्टैटिस्टिकली प्रूव करता है कि हाँ ये चीज़ वाकई है। जबकि डाटा माइनिंग होती है दैट इज़ नॉलेज ड्रिवन के, या फिर आप कह सकते हैं एक्सप्लोरेटरी ड्रिवन के, हमारे पास पहले से कोई ह्यूमन कोई चीज़ नहीं बताता कि पहले से कोई चीज़ बताए फिर उसको प्रूव करे, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें उसको मिलती हैं जो पहले होती ही नहीं हैं, पहले एग्जिस्ट नहीं करती, उसको पहले नहीं पता था, एकदम नई चीज़ मिलती है और वो खुश हो जाता है कि वाह भाई मैंने बड़ा मार्का मार दिया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कीज टू डाटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंक्लूड। हमने बताना है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं डाटा वेयर हाउस के प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट में। तो एक तो ये है कि हमारे पास एक सॉलिड बिजनेस स्पॉन्सर होना चाहिए, जो बिजनेस को स्पॉन्सर कर रहा है वो एक सॉलिड बंदा हो, आपकी सपोर्ट करे, ठीक है, आपको हेल्प करे। फिर है बैलेंसिंग हाई वैल्यू एंड डूएबिलिटी टू डिफाइन द स्कोप। अब जब हमने स्कोप डिफाइन करना है तो स्कोप हमने सोच समझ के डिफाइन करना है, हमने ऐसा स्कोप डिफाइन करना है जिसको डूएबल भी हो, हम कर भी सकते हैं और उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है, फ़ायदे की चीज़ हमने करनी है। वर्किंग विद द बेस्ट टीम पॉसिबल टू डेवलप अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान। जब हमने प्रोजेक्ट प्लान बनाना है तो एक बहुत अच्छी टीम के साथ हमने काम करना है, अगर टीम अच्छी होगी तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छा होगा। बीइंग एन एक्सीलेंट प्रोजेक्ट मैनेजर बाय मोटिवेटिंग, मैनेजिंग एंड कम्युनिकेटिंग अप डाउन एंड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। और हमने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है ताकि हम, अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर से मुराद क्या है, मोटिवेट करें, मैनेज करें, कम्युनिकेट करें अप डाउन एंड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में की फैक्टर्स हमने करने होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है।
ओके, सो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम देखते हैं फॉर द सब्जेक्टिव पार्ट, फिर हम ऑब्जेक्टिव पर मूव करेंगे। सबसे पहले है डिफरेंट मैट्रिक्स यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ डाटा माइनिंग टेक्निक्स, नेम द मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स बताने हैं जो कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं ऑफ डाटा माइनिंग टेक्निक्स। तो क्वेश्चन हम यहाँ से देखेंगे, लेकिन आंसर हम इनके हैंडआउट से कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो आंसर हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा, इससे पहले हम एक क्वेश्चन पढ़े थे डाटा माइनिंग वर्सेज स्टेटिस्टिक्स, और उसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस होती है, ये जम्पशन ड्रिवन होती है, जबकि डाटा माइनिंग जो होती है हमारे पास डिस्कवरी ड्रिवन होती है। इसको नॉलेज ड्रिवन भी बोलते हैं, इसको ह्यूमन ड्रिवन भी बोलते हैं। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है उस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हैं जो हम कंपैरिजन ऑफ डीएम टेक्निक्स के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्यूरेसी, फिर है स्पीड, फिर है रोबस्टनेस, स्केलेबिलिटी, इंटरप्रेटेबिलिटी। ठीक है, तो ये वही जो हमने टेबल देखा था ना, जहाँ पर हमने डिफरेंट चीज़ें देखी थी, तो उनमें से ये आपने एट्रीब्यूट्स लिखने हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स यूज फॉर कंपैरिजन में नेम द मैट्रिक्स में आप सिर्फ 5 मैट्रिक्स लिख दें तो वो ठीक होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा एक्यूरेसी है, स्पीड है, रोबस्टनेस है, स्केलेबिलिटी है, इंटरप्रेटेबिलिटी है। तो इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कोहेरेंट भी हमने एक देखा था और फर्दर हमने और भी देखे थे, तो कोई भी 5 आपने इसमें से याद रखने हैं। नेक्स्ट है 3 डायमेंशन कॉमन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डाटा वेयर हाउस। तो ये भी हमने देखा था कि हमारे पास जो डाटा वेयर हाउस वेब डाटा वेयर हाउस था उसके अंदर कौन कौन सी डायमेंशंस थी। ठीक है, तो आपने वो भी लिख देनी है कि हमारे पास फेमिलियर डिमेंशंस कौन सी हैं और कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डाटा वेयर हाउस के लिहाज से कौन सी हैं, तो इसका आंसर में वो आ जाएंगी। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। फिर हमारे पास है टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ के मीन्स ओ टी के एन। ये हमारे पास हमने इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बतानी है, वो टाइम कम्प्लेक्सिटी सॉरी बताई भी है, ओ टी के एन हमने बताना है, इसमें टी क्या है, के क्या है और एन क्या है, ये चीज़ें हमने बतानी है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जहाँ पर जो n होता है दैट इज़ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि हम कितने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लस्टरिंग अप्लाई कर रहे हैं। k इज़ द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, कितने क्लस्टर्स में हम उनको ग्रुप कर रहे हैं। एंड t इज़ द नंबर ऑफ आइट्रेशन, कितने स्टेप हमें लग रहे हैं उस एल्गोरिदम को करने में। तो जब हम तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाती है ऑफ द k मीन्स क्लस्टरिंग। नॉर्मली k एंड t आर मच लेस देन n, यानी हमारे पास जो क्लस्टर्स हैं और जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं वो बहुत कम होती हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये चीज़ इग्नोर करें जो यहाँ पर लिखी हुई है। दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, आप इसको स्किप कर दें, जो मैंने आपको करवाया आपने वो करना है। फिर आइडेंटिफाई हेडर रो एंड हाउ कॉलम्स डेलिमिटेड। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपको ये टेबल गिवन है, आपने इसमें से हेडर रो को आइडेंटिफाई करना है। तो हेडर रो क्या होती है कि जो हमारे पास ये जो सबसे पहली वाली रो होती है जिसके अंदर हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये हमारे पास हेडर रो होती है। तो आपने आइडेंटिफाई कर देना ये हेडर रो है। और डेलिमिटेड का मतलब ये था कि आपस में किस तरह से इनको सेपरेट किया गया, कि फादर नेम और जेंडर आपस में किस तरह से सेपरेट है। तो आपने बताना है कि कोमा से हमने इनको सेपरेट किया हुआ है, यानी यहाँ पर हमारे पास जो डेलीमीटर इस्तेमाल हुआ हुआ है दैट इज़ कोमा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रिड कीज़। तो बेसिकली ये हमारे पास है क्वालिटी मैनेजमेंट मैच्योरिटी ग्रिड। इसकी जो कीज़ हैं वो हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं। ठीक है, स्टेज 1 में अनसर्टेनिटी होता है। अनसर्टेनिटी में बिल्कुल भी हम क्वालिटी का हमें पता ही नहीं होता है, उसकी क्यू का भी नहीं हमें पता होता। अवेकनिंग में ये है कि हम कहते हैं हाँ यार क्वालिटी कोई चीज़ है, लेकिन हम करते कुछ भी नहीं है। इनलाइटमेंट में ये होता है कि हम थोड़ा थोड़ा क्वालिटी को करना शुरू कर देते हैं, जब जब प्रॉब्लम आती है हम उसको क्वालिटी के लिहाज से सॉल्व कर लेते हैं। विजडम में ये होता है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम देख लेते हैं कि क्या क्या आएंगी, उनको अर्ली स्टेजेस पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और क्वालिटी के बारे में हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके बाद है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी के अंदर हम एक ओवरऑल ऐसा माहौल बनाते हैं कि प्रॉब्लम्स ना हो और बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज पर उनको किया जाता है और क्वालिटी मैनेजमेंट एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंपनी पॉलिसी बन जाता है। तो आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, आपने उस स्टेटमेंट के लिहाज से की सेलेक्ट करनी होगी, या फिर आपको पूछा जाएगा कि 5 कीज़ के नाम बता दें। तो हमारे पास अनसर्टेनिटी, अवेकनिंग, एनलाइटमेंट, विजडम और सर्टेनिटी, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स। तो पैरेलल हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स यहाँ पे बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। हमारे पास एक होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेस SMP, एक लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, और तीसरा मैं कंफर्म कर लेता हूँ वो हमारे पास एक और होता है यस MPP। तो प्रॉपर जो इसका आंसर है दैट इज सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग SMP, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी और मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग, ये आपने पूरा लिखना है MPP। और तीसरा होता है NUMA जो कि है नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज पैरेलल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स हमारे पास कौन से हैं। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हमारे पास है शेयर्ड नथिंग, मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी और शेयर्ड डिस्क। ठीक है, तो पैरेलल हार्डवेयर आर्किटेक्चर में हमारे पास 3 है, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेस SMP, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी और मल्टी मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग MPP, और नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस जो है NUMA। ठीक है, ये 3 हमारे पास हार्डवेयर के हैं। सॉफ्टवेयर के जो हमारे पास हैं शेयर्ड नथिंग,
शेयर्ड मेमोरी और शेयर्ड डिस्क। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, ये हमारे पास मिड का क्वेश्चन है, आप इसको स्किप कर दें। व्हाट इज़ द विजडम एप्लीकेशन? The application allow user to log in to find conversation and join them live or listen on demand. The idea is that conversation revolves around advice. तो हमारे पास विजडम एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसके अंदर यूज़र जो है लॉगिन कर सकते हैं और कन्वर्जेशन फाइंड कर सकते हैं, और जो कन्वर्जेशन होती हैं वो किसी न किसी एडवाइस के इर्द गिर्द चल रही होती हैं। उसके बाद किम्बल का लाइफ साइकिल है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि पूरी जो फिगर थी मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है, फिर हम बिजनेस रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन करते हैं, फिर हमारे पास 3 पैरेलल ट्रैक्स होते हैं, फिर हमारे पास डेवलपमेंट होती है एंड देन मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। शेयर्ड नथिंग आरडीएस आर्किटेक्चर की हमारे पास पार्टीशनिंग आती है, वो मैंने आपको बता दी है कि हमारे पास कौन कौन सी पार्टीशनिंग होती हैं। हैश पार्टीशनिंग होती है, हमारे पास रेंज पार्टीशनिंग होती है, लिस्ट पार्टीशनिंग होती है, राउंड रॉबिन और कम्बिनेशन होते हैं हमारे पास हैश और रेंज के और रेंज और लिस्ट के। फिर हमारे पास ईआरडी डायग्राम के रिलेशनशिप का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया कि फार्मर और जो हमारे पास फील्ड है उनके दरमियान 1 to many रिलेशनशिप है, और मैंने आपको एट्रीब्यूट्स भी बता दिए हैं। उसके बाद हमारे पास है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है विज़ार्ड है वो क्या क्या टास्क करता है, तो मैंने आपको बताया कि ये क्या क्या टास्क करता है। ये क्वेश्चन के आंसर आपने यहाँ से नहीं देखने। फिर डेटा माइनिंग के बारे में आपने बताने कि डेटा माइनिंग क्या होता है। डेटा माइनिंग क्या होता है कि हमारे पास यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से निकाल लेते हैं, बहुत बड़ा डाटा होता है, ऐसी चीज़ें निकालते हैं जो हमें पहले से पता नहीं होती। डाटा माइनिंग जो होती है हमारे पास आफ्टर डिस्कवरी डाटा फर्स्ट क्लियर द डाटा देन इंटीग्रेट द डाटा सेलेक्ट द डाटा एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा। ठीक है, ये छोड़ें, ये डाटा माइनिंग में आप नहीं लिखें। देयर आर मैनी टेक्निक्स इन डाटा माइनिंग, एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, प्रेडिक्शन, रिग्रेशन, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डेटा इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ कि हमने डाटा को इंप्लीमेंट कैसे करना है, मैंने आपको दोनों स्ट्रेटजीज़ बता दी हैं। फिर हमारे पास है कि डेंस और स्पार्क इंडेक्स की जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं कि आपने कौन सी स्टेटमेंट में डेंस सेलेक्ट करना है जब हमारे पास सिंगल मेमोरी एक्सेस होगा, और जब हमारे पास स्पेस ज़्यादा लग रही है तब भी हमारे पास डेंस होता है, लेकिन जब स्पेस कम लग रही हो और हमारे पास थोड़े से सर्च करने पड़े तो वो स्पार्स इंडेक्स होता है। फिर हमारे पास बिट मैप है, ये भी मैंने आपको बताया दिया कि हमारे पास लेंथ गिवन होती है, आपने उसके लिहाज से लिखना होता है। यहाँ इसको छोड़ें कि ये यहाँ पर पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये होल प्रोसेस इसको आप छोड़ें। ठीक है, उसके बाद है डाटा माइनिंग वर्सेस स्टैटिस्टिक्स, ये भी मैंने आपको डिफरेंस बताए हैं। स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन असम्पशन, और जो डाटा माइनिंग की होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन डिस्कवरी। फिर स्टैटिक फोकस ऑन डाटा सेट किया जाता है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस यूज फॉर वेरीफाइंग रिलेशनशिप अमंग फ्यू पैरामीटर्स, जो डाटा माइनिंग होती है ज़्यादा पैरामीटर्स के लिए होती है। डाटा माइनिंग बिल्ड मच कम्प्लेक्स, बस वो मैंने आपको बताया, यहाँ पे सही क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं है, इनकम्प्लीट आंसर है। ठीक है, डाटा वेयर हाउस में पेज डायमेंशंस हमने बतानी है, पेज डायमेंशन तो नहीं, डाटा वेयर हाउस में हमने वेब वेयर हाउस की डायमेंशन बतानी है। तो मैंने आपको बताया था पेज होता है, इवेंट होता है, सेशन होता है, वो आपने याद रखने। 3 रीजंस ऑफ वेब वेयर हाउस। वेब वेयर हाउस हमें क्यों करना पड़ता है? ताकि हम सर्च कर सकें वेब को, एनालाइज कर सकते हैं वेब ट्रैफिक को, और आर्काइव कर सकें। ये हमारे पास 3 रीजंस हैं जो यहाँ पर मेंशन है। तो हैंडआउट के अंदर जो इसका प्रॉपर आंसर है सर्चिंग द वेब, वेब को सर्च करने के लिए, जिसको वेब माइनिंग कहते हैं। एनालाइजिंग द वेब ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए, और वेब का डाटा बहुत ज़्यादा है उसको आर्काइव करने के लिए हमें वेब वेयर हाउस की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरेबल्स। तो डिलीवरेबल्स हमारे पास जो 3 टाइप के हैं उसमें हमारे पास है इंटरनल, एक्सटर्नल और प्लानिंग। फिर हमारे पास है डिज़ाइन एंड प्लानिंग टेक्निक। डिज़ाइन एंड प्लानिंग टेक्निक में हमारे पास क्या होता है? डिटर्मिन यूज़र नीड, हमने यूज़र की नीड को डिटर्मिन करना होता है। डिटर्मिन हार्डवेयर प्रॉब्लम को डिटर्मिन करना होता है। ये डिज़ाइन एंड प्लानिंग टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो ये हमारे पास टेबल है 12 स्टेप इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच ऑफ डाटा वेयर हाउस ऑफ शाकू अत्रे। इसके अंदर हमारे पास कभी पूछा जाता है प्लानिंग एंड डिज़ाइन के स्टेप्स बताएं, कभी पूछा जाता है बिल्डिंग एंड टेस्टिंग के बताएं, और कभी पूछा जाता है रोल आउट एंड मेंटेनेंस। रोल आउट मेंटेनेंस ज़्यादातर MCQs में पूछा जाता है। तो आपने ये प्लानिंग एंड डिज़ाइन के भी याद करने हैं, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग के भी याद करने हैं, और रोल आउट और मेंटेनेंस के भी याद करने हैं। प्लानिंग एंड डिज़ाइन के हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम यूज़र की नीड्स को डिटर्मिन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि DBMS सर्वर प्लेटफॉर्म क्या होगा, फिर हम हार्डवेयर देखते हैं उसका प्लेटफॉर्म क्या होगा, फिर हम इंफॉर्मेशन और डाटा की मॉडलिंग करते हैं, और फिर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं मेटा डाटा रिपोजिटरी। उसके बाद बिल्डिंग एंड टेस्टिंग का आया हुआ है कि उसमें हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, उसमें डाटा माइनिंग होती है, हमारे पास डाटा एक्विजिशन एंड क्लीनिंग होती है, यहाँ से सही आंसर है इसका। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट एंड पॉपुलेट, डिटरमिन मिडलवेयर कनेक्टिविटी, प्रोटोटाइपिंग, क्यूरिंग एंड रिपोर्टिंग, डाटा माइनिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बैरियर्स इन लीनियर स्पीडअप। ये मैंने आपको बता दिया, एमजल्स लॉ होता है, स्टार्टअप होता है, इंटरफेरेंस होती है, इंटरफेस नहीं होता, इंटरफेरेंस होती है, और स्क्यू होता है। फिर सुपरवाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर क्या फ़र्क होता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम पहले से इनपुट और आउटपुट बता देते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम पहले से आउटपुट नहीं बताते बल्कि एल्गोरिथम खुद ही लर्निंग करता है। ये आपने प्रिपेयर करना है। व्हाट इज़ क्लस्टरिंग? क्लस्टरिंग को प्रिपेयर करना है, और दोनों जो टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग है, 1 वे क्लस्टरिंग, 2 वे क्लस्टरिंग, इनकी टाइप्स को भी आपने याद करना है, और इनकी डेफिनेशंस भी आपने देखनी है। ठीक है,
उसके बाद राइट द नेम ऑफ डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़, कोई से 5 मेथडोलॉजीज़ के नाम आपने याद करने हैं, ये मैंने आपको बताया था। इश्यूज़ ऑफ क्लिक स्ट्रीम आपने देखने, क्लिक स्ट्रीम के क्या इशू होते हैं। क्लिक स्ट्रीम के इशू ये होते हैं कि जो क्लिक स्ट्रीम का डाटा होता है उसके अंदर हम विजिटर और ओरिजिन नहीं देख सकते कि किस जो विजिटर है उसका क्या ओरिजिन है, सेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, विजिट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, प्रॉक्सी सर्वर्स और ब्राउज़र कैशेस, ये 5 इशू हैं क्लिक स्ट्रीम के, ये भी आपने याद रखने हैं। नेम ऑफ द एट्रीब्यूट्स इन द डाटा वेयर हाउस लाइफ साइकिल, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, डिप्लॉय, जो साइकिल मैंने आपको याद कराई थी बस वो कर लीजिएगा, इसको भूल जाएं। डाटा वेयर हाउस की लाइफ साइकिल जो मैंने आपको बताया था, जैसे डिज़ाइन करते हैं, प्रोटोटाइप करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, ऑपरेट करते हैं, एनहेंस करते हैं और फिर वापस डिज़ाइन। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ इम्प्रूव डाटा क्वालिटी। डाटा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, प्रोसेस, सिस्टम, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, डाटा डिज़ाइन, ठीक है। और टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म हमारे पास डाटा पैरेललिज्म है और स्पाइरल पैरेललिज्म है। और स्पीडअप कैलकुलेट करना था, वैल्यू गिवन थी। स्पीडअप का फार्मूला जो है आपने ये वाला नहीं करना, बल्कि आपने करना है कि हमारे पास सीरियल टाइम को जब हम पैरेलल टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्पीडअप आ जाता है। और एमेथल्स लॉ वाला आपने करना है, जो कि मैंने आपको बताया है कि जो स्पीडअप होता है दैट इज़ लेस देन इज इक्वल टू 1/f प्लस 1 माइनस एफ डिवाइडेड बाई n। ये फार्मूला आपने याद करना है, ठीक है। ये 2 फार्मूला स्पीडअप के हैं जो हैंडआउट्स में गिवन है। तो यहाँ तक जो सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे मैं एक कमेंट करूँगा और उसको मैं पिन कर दूँगा इसी वीडियो पर, तो आपने पिन कमेंट को देखना है, वहाँ पर मैं फर्दर क्वेश्चन जो मुझे मिलेंगे मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन जो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस आपसे शेयर किए हैं वो आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। ओके, अब मूव ऑन करते हैं ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू पार्ट पर। लेकिन एमसीक्यूज़ को मैं फर्दर इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ 1 और 21 मिनट्स की। यहाँ पर आप तमाम एमसीक्यूज़ को डिटेल में देख सकते हैं। इसके अंदर से सिर्फ वो एमसीक्यूज़ जो अभी पेपर में रिपीट हो रहे हैं मैं यहाँ पर कवर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ डाटा एक्सट्रैक्शन द विज़ार्ड क्रिएट्स पैकेज विच इज़ कलेक्शन ऑफ टास्क। हमारे पास जो डाटा DTS होता है, ठीक है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो डाटा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो पैकेजेस के अंदर कलेक्शन बनाता है टास्क की, ठीक है। इसका आंसर है टास्क। उसके बाद हमारे पास है कि द एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी कंप्लीटेड अंटिल द डाटा इज स्टेबलाइज। जब डाटा स्टेबलाइज होता है तभी हम उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद इफ सम एरर अकर्स एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी टर्मिनेटेड abnormally एंड ऑल ट्रांजैक्शन विल बी रिवर्टेड बैक और रोल्ड बैक। जब फेलियर होता है तो हम ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे आए कि एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो गई हैं तो आपने कहना है कमिटेड टू द डेटाबेस, फिर हम उनको डेटाबेस में कमिट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ है डैश इंप्रूव द फंक्शनल प्रोसेसेस यूज टू क्रिएट मैनेज असेस एंड यूज डाटा। तो हमारे पास जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट होती है ये इंप्रूव करती है प्रोसेसेस को जो भी आगे वो कर रहे होते हैं। तो नाम आपने याद रखना है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है रिकॉर्ड्स रेफरिंग टू द सेम एंटिटी आर रिप्रेजेंटिंग इन डिफरेंट फॉर्मेट्स इन डिफरेंट डाटा सेट्स और रिप्रेजेंटेड रिसेंटली, दस डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स विल अपीयर इन मर्ज्ड डेटाबेस। डिफरेंट तरह से वो रिप्रेजेंट होते हैं तो मर्ज डेटाबेस में डुप्लीकेट भी आएंगे। द इश्यूज टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट दिस डुप्लीकेट्स, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज मर्ज पर्ज प्रॉब्लम। जहाँ पे हम डुप्लीकेट्स को डिलीट करते हैं इकट्ठा करके, जब उनमें से हम एक ही चीज़ रख लेते हैं, ये होता है मर्ज किया हमने पहले और फिर हमने पर्ज कर दिया यानी डिलीट कर दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इम्प्लीमेंटिंग ए डाटा वेयर हाउस रिक्वायर्स डैश इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर टाइटली इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे पास डाटा वेयर हाउस की इंप्लीमेंटेशन में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हमारे पास जो जेनेटिक एल्गोरिदम्स होते हैं ये फिटेस्ट के सर्वाइवल के ऊपर फोकस्ड होते हैं, तो ये आपने याद रखना है जेनेटिक एल्गोरिदम्स। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है द ith bit is set to 1 if ith row of the base table has the value for the indexed column, the statement refers to bitmap index। bitmap indexing में हम अभी देखा था हमने कि एक लेंथ हमने फाइंड करनी थी इनकोडिंग की, तो ये bitmap इंडेक्सिंग होती है जहाँ पे हम एंट्री जहाँ पर होती है वहाँ पे 1 लगा देते हैं, नहीं होती वहाँ पे 0 लगा के एक पूरी स्ट्रिंग बना लेते हैं। दिस इज bitmap इंडेक्सिंग। नेक्स्ट हमारे पास है कि मेजॉरिटी ऑफ द डाटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट्स फेल ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। जब डेवलपमेंट प्रोसेस को हम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स करते हैं तो हमारा डाटा वेयर हाउस फेल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इशू ऑफ क्लिक स्ट्रीम डाटा। तो क्लिक स्ट्रीम डाटा के हमने इश्यूज देखे थे, विजिटर ओरिजिन भी होता है, सेशन भी होता है, विजिटर भी होता है, ब्राउजर कैशे भी होता है। तो इसके अंदर हमारे पास डोमेन सर्वर वाला आइडेंटिफाई करने वाला इशू नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द प्रोसेसर इज कॉल्ड स्क्यू इन द पार्टीशन। जब हमारे पास डाटा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो यानी किसी पार्टीशन को ज़्यादा मिल जाए किसी को कम, तो इसको कहते हैं स्क्यू इन द पार्टीशन। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल वेब सर्च। ट्रेडिशनल वेब सर्चेज जो होती हैं कीवर्ड बेस्ड में
मैचिंग के साथ लिमिटेड होती हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती कॉन्टेक्स्ट के बीच में, और मैनुअली हमें फ़ाइल को कपल करना पड़ता है। तो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव इसके आंसर हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव गिवन नहीं है, तो आपने जस्ट लिमिटेड द वेब सर्च कोई भी एक इसमें सेलेक्ट कर लें। दिस इज़ अ फ्लॉड क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इन द इंफॉर्मेशन एज द डैश लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज एट डिसएडवांटेज पे है। इसके अंदर इम्पेयर्ड फंक्शनिंग का मतलब हमारे पास क्या है, डिसफंक्शनल, यानी डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है हमारे पास वो डिसएडवांटेज पे होती है। उसके बाद हमारे पास डिसफंक्शनल को हम क्या कहते हैं, इम्पेयर्ड फंक्शनिंग कहते हैं। ठीक है, यानी वो सही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब वेयर हाउसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू आइडेंटिफाई द सेशन। तो हमारे पास सेशन आइडेंटिफाई करने की डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन AST प्रोटोकॉल उसके अंदर एक चीज़ नहीं है। हम HTTP सिक्योर सॉकेट लेयर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रांसलेट कुकी से कर सकते हैं, टाइम कॉन्टिन्यूस लॉग एंट्री से भी कर सकते हैं। इससे मुझे ये याद आया कि आपने टाइम कॉन्टिन्यूस लॉग एंट्रीज के जो इशूज़ हैं वो भी याद रखते हैं कि इसके अंदर क्या इशूज़ आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज अ सिस्टमेटिक फील्ड सैम्पलिंग प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स फील्ड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन पेस्ट प्रेशर एंड क्रॉप इंजरी। तो हमारे पास जो पेस्ट स्काउटिंग होती है ये ऐसी एक सैम्पलिंग प्रोसेस को बोलते हैं जो कि पेस्ट प्रेशर और क्रॉप इंजरी के लिहाज से डाटा कैलकुलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो किम्बल ने बनाई थी। फर्स्ट ट्रैक इन टेक्नोलॉजी ट्रैक इज़, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी ट्रैक में जो फर्स्ट टास्क है वो क्या है, वो है हमारे पास है टेक्निकल आर्किटेक्चर डिज़ाइन। जब टेक्निकल आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो जाता है तो फिर हम इंस्टॉलेशन करते हैं प्रोडक्ट की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि डाटा स्टेजिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फेज फॉल्स अंडर डैश। जो हमारे पास जो डाटा डिज़ाइन होता है ये हमारे पास डाटा ट्रैक के अंदर फॉल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ए फोकसिंग ऑन द डाटा वेयर हाउस डिलीवरी ओनली ऑफन एंड्स अप डैश। तो अगर हम सिर्फ डिलीवरी पर फोकस करेंगे तो हमें दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्लानिंग के बगैर ही डाटा वेयर हाउस को बिल्ड कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज अ स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय द वेब सर्वर एंड स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट मशीन। तो हमारे पास कुकी होती है ऐसी चीज़, जो कुकीज़ हम जैसे ब्राउज़र में सेव कर रहे होते हैं, तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि क्लाइंट मशीन पर सेव की गई होती है ताकि पूरी वेबसाइट को दोबारा से लोड ना करना पड़े। नेक्स्ट हमारे पास है सिंटैक्टिकली डर्टी डाटा इज़ अ क्लास ऑफ अनोमलीज। सिंटैक्टिकली डर्टी डाटा के अंदर हमारे पास लेक्सिकल एरर्स होते हैं और इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो इसका आंसर है 1 और 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है PTCL इज एग्जांपल ऑफ डैश डाटा वेयरहाउस ऑर्गेनाइजेशन। तो PTCL हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन की एग्जांपल है। ठीक है, जो हमारे पास नादरा है वो गवर्नमेंट की एग्जांपल है, जो MCB है हमारे पास स्टेट बैंक है वो फाइनेंशियल की है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल हैं। PTCL टेलीकम्युनिकेशन की है। उसके बाद है डैश इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलम थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन क्वेरीज विद इंटेंशन टू आइडेंटिफाई एरोनियस रिकॉर्ड्स। तो डाटा प्रोफाइलिंग हम करते हैं अराउंड द कॉलम्स। ये कॉलम का वर्ड भी आपने रखना है याद कि अबाउट कॉलम करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एरोनियस रिकॉर्ड्स को। तो ये हमारे पास होती है डाटा प्रोफाइलिंग। डाटा की हम प्रोफाइलिंग करते हैं कि डाटा का क्या सूरत हाल है हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि DTS अलाउ अस टू कनेक्ट थ्रू एनी डाटा सोर्स और डेस्टिनेशन दैट इज सपोर्टेड बाय OLE डेटाबेस। OLE डेटाबेस से जो भी चीज़ें सपोर्ट होंगी DTS के ऊपर वो चल जाती है आराम सुकून से, मसला नहीं करती। उसके बाद है मेजर इशूज़ ऑफ डाटा क्लिनजिंग एंड एराइजन ड्यू टू डाटा प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग एट डैश लेवल्स बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। यहाँ पर हमारे पास 4 लेवल हैं जहाँ पर जो हम कोर्स प्रोजेक्ट कर रहे थे तो 4 जगह पर हमारे पास डाटा हैंडल किया गया, जिसकी वजह से हमारे पास डाटा क्लींजिंग के मसले आए। सबसे पहले हमारे पास जो स्काउट्स जाते थे मैनुअली डाटा लिखते थे। उसके बाद जब वहाँ पर जाते थे जो कंप्यूटर होता था उसमें वो मैनुअली एंटर करते थे, दूसरा मसला। तीसरा मसला ये है कि जब उनको दिया गया प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए तो फ़ोटो कापियाँ दे दी गई ओरिजिनल के बजाय, तीसरा मसला हो गया। और फ़ोटो कापियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी तो उनको उससे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, तो स्कैन कॉपियाँ भी ठीक नहीं होती थी। तो उन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटर हायर किए जिन्होंने फिर फ़ोटो कापियाँ देख के मैनुअली डाटा एंटर किया। तो 4 मसले थे, 4 लेवल थे जहाँ पर हमारे पास डाटा क्लींजिंग मसला कर रही थी। उसके बाद हमारे पास है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाटा स्टैंडर्डाइजेशन डाटा प्रोफाइलिंग इज परफॉर्म डैश इन ऑर्डर टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा एलिमेंट। तो हमारे पास 2 टाइम्स जो है डाटा प्रोफाइलिंग की जाती है कि डाटा प्रोफाइलिंग हम पहले करते हैं, फिर हम डाटा स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, डाटा को अच्छा करते हैं, फिर अच्छा करने के बाद दोबारा डाटा प्रोफाइलिंग करके चेक करते हैं कि हमने जो कुछ काम किया भी है या एवं हम बातें कर रहे हैं कि हमने डाटा को स्टैंडर्डाइज किया है। तो 2 टाइम्स हम करते हैं इफेक्टिव चेक करने के लिए। अ डैश इंडेक्स इज मोर फंक्शनल एंड फ्लेक्सिबल देन अ हैश स्कैन। तो हमारे पास जो बी ट्री इंडेक्स होता है ये ज़्यादा फंक्शनल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। बैलेंस ट्री होता है इसके अंदर, दोनों तरफ से इक्वली डाटा डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसके अंदर बाइनरी जो लॉग एन वाली कम्प्लेक्सिटी लगती है। तो बस आपने बी ट्री याद रखना है। डैश ऑपरेटर इज कंजर्वेटिव कंजूस है हमारे पास इन असाइनिंग एग्रीगेट वैल्यू तो डायमेंशन। तो ये हमारे पास मीन ऑपरेटर होता है और हमारे पास जो लीनियंट होता है थोड़ा सा वो हमारे पास मैक्स ऑपरेटर होता है। तो आपने ये याद रखना है कि मीन ऑपरेटर हमारे पास कंजर्वेटिव होता है, थोड़ा कंजूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है
There are many variants of the traditional nested loop join. If there is an index and that index is exploited, then it is called इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन. अगर हमारे पास इंडेक्स अवेलेबल है और हम नेस्टेड लूप जॉइन करें तो उसको इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है. डेटा रिकॉर्डेड बाय द पेस्ट कोड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. तो हमारे पास जो डाटा था जो रिकॉर्ड किया था वो दो तरह का था, एक था स्टैटिक और एक था डायनेमिक. स्टैटिक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल फार्मर का नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें तो चेंज नहीं होती ना, ये स्टैटिक होती हैं. डायनेमिक का मतलब ये है कि किस दिन वो विजिट कर रहे हैं, कभी आज विजिट करेंगे, कभी बाद में फिर विजिट करेंगे, कितना स्प्रे किया गया, तो इस तरह की चीज़ें, कितनी पॉपुलेशन है इंसेक्ट्स की, ये डायनेमिक होती हैं. तो जो चीज़ें चेंज होती हैं डायनेमिक होती हैं, जो स्टैटिक होती हैं वो स्टैटिक रहती हैं, चेंज नहीं होती. तो उसके बाद हमारे पास ये एमसीक्यू थोड़ा ब्लर हुआ है, तो मैं इसको रीड करने की कोशिश करता हूँ. ओके, नादरा इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन, डैश डाटा वेयर हाउस ऑर्गेनाइजेशन. तो नादरा हमारे पास एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट. देखें मैंने ब्लर एमसीक्यू भी आपको रीड करके दिखा दिया है, ऐसे आपको कोई करके दिखाएगा तो मुझे बताना, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंड एज अपोज टू द आउटकम ऑफ क्लासिफिकेशन एस्टिमेशन डील विद डैश वैल्यूड आउटकम. तो हमारे पास जो एस्टिमेशन होती है ये कंटिन्यूस वैल्यू के साथ होती है, और जो क्लासिफिकेशन होती है ये हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू देती है, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा या जीरो होगा या वन होगा या मेल होगा या फीमेल होगा. जबकि कंटिन्यूस में हमारे पास वैल्यू होगी 2.1, 3.3, इस तरह से जो भी कोई वैल्यू हो सकती है. तो एस्टिमेशन कंटिन्यूस वैल्यूज लेती है जबकि क्लासिफिकेशन डिस्क्रीट वैल्यू लेती है. ये आपने दोनों याद रखने हैं. उसके बाद आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट HTTP जो है ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ये अपने स्टेटमेंट याद रखनी है. HTTP के लिए ट्रू स्टेटमेंट है कि ये स्टेटलेस होता है. उसके बाद है पैरेललिज्म कैन डैश सिस्टम परफॉर्मेंस ऑन ओवर यूटिलाइज सिस्टम और सिस्टम विद स्मॉल इनपुट आउटपुट बेनिफिट. तो ये हमारे पास जो पैरेललिज्म है ये रिड्यूस कर देता है परफॉर्मेंस को. पैरेललिज्म हमें लग रहा था इंक्रीज करेगा, लेकिन जब सिस्टम ओवर यूटिलाइज हो चुका है पहले से और इनपुट आउटपुट बेनिफिट भी उसकी बहुत कम है, तो ये रिड्यूस कर देता है सिस्टम परफॉर्मेंस को. ये आपने याद रखना है. उसके बाद है इन डाटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट इट इज़ अश्योर्ड दैट डैश एनवायरनमेंट इज सिमिलर टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. तो हमारे पास जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होती है ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से सिमिलर होती है, और अगर हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को कम्प्लेक्स कर देंगे इस एनवायरनमेंट को तो हमारे पास प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा. ये दोनों बातें आपने याद रखनी फॉर द एमसीक्यू. टू आइडेंटिफाई द डैश रिक्वायर्ड वी नीड टू परफॉर्म डाटा प्रोफाइलिंग. अगर हमने डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है कि हमें कितनी ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है, तो हम डाटा प्रोफाइलिंग करके देखते हैं कि कितना डाटा ख़राब है. तो ये आपने याद रखना है, डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू दैट इज नादरा इज एन एग्जांपल ऑफ डैश डाटा वेयर हाउस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये गवर्नमेंट डाटा वेयर हाउस ऑर्गेनाइजेशन है. उसके बाद है डैश कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ आवर एंटरप्राइज वेब सर्वर टू हेल्प देम ऑफलोड रिक्वेस्ट फॉर फ्रीक्वेंटली असेस्ड कंटेंट. तो ये हमारे पास रिवर्स्ड प्रॉक्सी है जो वेब सर्वर के आगे रखी जाती है, और जो हमारे कंप्यूटर के आगे रखी जाती है वो फ्रंट प्रॉक्सी होती है, लेकिन वेब सर्वर के पास जो हम रखते हैं वो रिवर्स प्रॉक्सी होती है. उसके बाद आपने अगला एमसीक्यू याद रखना है कि फॉर अ के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम टी इज मच स्मॉलर देन एन. जो हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स से बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, होती हैं तभी के मींस काम करता है. डैश डिवीजन इज़ कॉटन हब ऑफ पंजाब. मुल्तान हमारे पास जो है वो कॉटन हब है पंजाब का. उसके बाद आपने याद रखना है सून एज ट्रांसफॉर्मेशन टैब इज क्लिक डिजाइनर ट्राइज टू मैप द सोर्स एंड डेस्टिनेशन टेबल डैश ऑटोमेटिकली ऑन द बेस ऑफ रिजेंबलेंसेज इन द नेम्स. तो कॉलम्स को वो ऑटोमेटिकली जो है ना डेस्टिनेशन टेबल कॉलम्स उनको मैप करता है. सोर्स और डेस्टिनेशन के कॉलम मैप किए जाते हैं, तो कॉलम का वर्ड आपने याद रखना है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूशन ऑफ अ पैकेज कैन बी कंप्लीट सक्सेसफुली और मे बी स्टॉप ड्यू टू सम एरर. या तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा या किसी वजह से स्टॉप कर दी जाएगी. अगर हमारे पास कंप्लीशन हो गई है तो कमिटेड टू डेटाबेस कर दी जाएगी, अगर स्टॉप हो गई है तो रोल बैक कर दिया जाएगा. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये वीडियो एंड होती है. आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. इस वीडियो को कम्प्लीटली अच्छे से फोकस होकर वॉच करें. यह सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, ठीक है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना. अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं फोकस के साथ तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा. और अगर आप 4/4 GPA लेना चाहते हैं तो हो सकता है इस वीडियो में से सारा कंटेंट आ जाए और आपका तुक्का लग जाए. लेकिन फिर मैं ये बात कहता हूँ कि जो हमारे पास वीडियोज़ होती हैं ये तुक्के के लिए होती हैं, क्योंकि देखें ना सब्जेक्ट कितना लंबा है, कितने लंबे हैंड आउट्स हैं. यहाँ पर हमारे पास अगर हैंडआउट्स देखें 483 पेजेस के हैं, तो उन सब हैंडआउट्स में से अगर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो वो बस तुक्के पे होती है. ठीक है, तो आपने इस वीडियो को देखना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है और दुआ भी करनी है साथ में. अगर आप दुआ करेंगे तो हो सकता है आपका यही सारा पेपर आ जाए. और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और पेपर के बाद लाजमी कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आपका पेपर इस वीडियो में से कितना आया. अगर थोड़ा सा 50% भी पेपर आ जाता है तो फिर भी आप थोड़ा सा शुक्रिया अदा कर दीजिएगा कि 50% पेपर इसमें से आ गया. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.